नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतकर बीजेपी ने शायद ये मान लिया था कि अब अगले 5 साल तक उसके अच्छे दिन बने रहेंगे और बुलडोजर बाबा यानी योगी जी का दबदबा चलता रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद कहा जा सकता है कि सत्ता के पहले 5 साल तो योगी जी ने आराम से गुजार लिए, यानी कि 2017 से लेकर के 2022 तक का जो 5 साल था वो योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने तो अच्छे से आराम से गुजार लिए। लेकिन अगले 5 साल उनके लिए परेशानियों और चुनौतियों से भरे होंगे। आप जानते ही हैं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी को जोरदार टक्कर दी है। अगर पूरी पारदर्शिता से यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव और मतगणना यानी रिजल्ट होता तो शायद कुछ और ही नतीजे देखने को मिलते, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब समाजवादी पार्टी ने भी बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले के अंदाज को अपना लिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने इन चुनावी नतीजों से इतना आत्मविश्वास उनमें तो आ ही गया है कि 2024 और 2027 के चुनाव में वो बीजेपी को हराने की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस बार करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करके अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि अब उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में बने रहने के लिए यह जरूरी भी है कि अखिलेश लोकसभा से इस्तीफा दे दें और उन्होंने ऐसा ही किया भी है, यह कदम उठा लिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने आज संसद की सदस्यता से यानी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ ही समाजवादी पार्टी के एक और विधायक यानी आजम खान, जो पहले लोकसभा के सदस्य थे कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के इस बार 5 सांसद जीत करके आए थे और इन 5 में से अब 2 ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद सिर्फ 3 ही लोकसभा के सांसद बचेंगे समाजवादी पार्टी से। मगर उपचुनाव जब होंगे तब शायद समाजवादी पार्टी फिर से इन सीटों को अपने पाले में कर सकती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतकर लोकसभा में आए थे और उधर आजम खान रामनगर से चुनाव जीत करके आए थे और उसके बाद माफ करें, रामपुर से चुनाव जीत करके आए थे। थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा था, रामनगर में क्या कह रहा हूं। रामपुर से चुनाव जीत कर आए थे और वो चुनाव जो है शायद आगे जो भी उठे वहां से वो उतरे, वो चुनाव जीत सकता है। खैर, ये तो आगे की बात होगी, जब उपचुनाव होंगे कौन जीतता है कौन हारता है वो देखेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान के उत्तर प्रदेश में विधायक बने रहने से एक तरफ समाजवादी पार्टी के मतदाताओं में अच्छा संदेश जाएगा और उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार को भी मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अपना दम बीजेपी को दिखा दिया था, ये हम सब ने देखा। उनके उठाए हुए सवालों और तर्कों को योगी सरकार के पास क्या जवाब दे उसका कुछ भी, अक्सर ऐसा देखा जा रहा था कि योगी सरकार उनके सवालों का यानी अखिलेश यादव के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब पूरे 5 साल योगी जी किस तरह अखिलेश की नजरों के आगे सरकार चला पाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में एक चुनाव के बाद अब दूसरे चुनाव का वक्त भी आ गया है, यानी एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें समाजवादी पार्टी तो एमओआई फॉर्मूले पर ही चल रही है। 100 में से 36 सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 2 सीटें रालोद को दी हैं, जो उनका गठबंधन साथी है। 34 सीटों में से 21 पर यादव और 4 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 4 पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा शाक्य, कुर्मी, क्षत्रिय, जाट और प्रजापति वर्ग के एक उम्मीदवारों को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, जबकि बीजेपी ने क्षत्रिय वर्ग के, गौर कीजिए, बीजेपी ने उधर जहां समाजवादी पार्टी ने यादव वर्ग के लोगों को ज्यादा टिकट दिया, वहीं बीजेपी ने क्षत्रिय वर्ग के यानी ठाकुरों को या राजपूतों को जो कह लें उस वर्ग से 16 लोगों को टिकट दिया है। और इसके अलावा पिछड़े वर्ग से 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण से 5, वैश्य से 3 और कायस्थ समाज से 1 उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन बीजेपी ने 12 सीटें जीतने वाली अपना दल एस और 11 सीटें जीतने वाली निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। बीजेपी के इरादे साफ हैं
कि वो केवल अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, मगर क्या उसके सहयोगी दल इस दबाव को स्वीकार करेंगे, ये देखना होगा। वैसे दोबारा सीएम बनने से पहले योगी जी ने भी एमएलसी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब वो भी चुनाव लड़कर विधायक बन गए हैं और बने रहना चाहते हैं, इसलिए एमएलसी छोड़ रहे हैं। वो पहली बार उन्होंने चुनावी मैदान में, मतलब कि विधानसभा के चुनावी मैदान में वो उतरे थे और गोरखपुर शहर से चुनाव उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है। तो चुनाव तो योगी जी ने जीत लिया है, लेकिन क्या सहयोगी दलों का भरोसा और जनता का विश्वास जीतने में वो कामयाब होंगे? कैसे होंगे बीजेपी के लिए आने वाले 5 साल? क्योंकि अब तो अखिलेश यादव और आजम खान और साथ में मजबूत विपक्ष जब योगी सरकार को घेरेंगे, तब भी क्या बुलडोजर और सर्दी गर्मी के सहारे बीजेपी अपना बचाव करेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ साथी इस वक्त मौजूद हैं। आइए, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों का, विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 खास साथी मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत भी है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी, 2 और साथी सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, वरिष्ठ साथी हमारे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, आप सबसे उनका भी परिचय स्वागत करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं तहे दिल से। आप रोज जुड़ते हैं और चर्चा गर्मा गर्म हम करते हैं, पॉलिटिकल चर्चा, और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। देश में जो चल रहा है उसमें महंगाई सबसे ऊपर है, ये आप सब जानते हैं। बेरोजगारी सबसे ऊपर है, उसका कोई हल नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से इतर जहां से इसका हल निकल सकता है वो है सियासत। सरकारें क्या कुछ कर रही हैं और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष क्या रणनीतियां तैयार कर रहा है, इसी पर लगभग रोजाना हम चर्चा करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। खुले मंच पर हमारे साथ 4 साथी, और चर्चा की शुरुआत अखिलेश यादव का लोकसभा की सदस्यता छोड़ना और विधानसभा की सदस्यता को बरकरार रखना, इसके क्या मायने हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले चलते हैं जेपी सिंह साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। किस ढंग से देखते हैं आप, और कितना समाजवादी पार्टी को यह फायदा दिला सकता है या नुकसान दिला सकता है अखिलेश यादव का यह कदम? लोग कह रहे थे कि करहल से तो इतनी भारी जीत उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन वो वहां करहल छोड़ करके चले जाएंगे और लोकसभा में ही रहेंगे, क्योंकि 5 सीटें हैं और उसको वो बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन 2 सीटों की कुर्बानी विधानसभा के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर, 2024 के नाम पर और 2027 की तैयारियों के नाम पर बहुत दूर है, लेकिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्या कहेंगे आप, आपके नजरिए से सिंह साहब? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समीक्षाएं तमाम चैनलों पर, आपके चैनल पर हो रही है, तब से एक बात तो बहुत साफ है कि 2017 से 2022 तक इसमें अखिलेश यादव पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने या ट्विटर पॉलिटिक्स करने का भी एक आरोप था। और ये था कि वो बहुत देर से जो है चुनाव मैदान में उतरे, जब चुनाव की बहुत नजदीक आ गया। अगर वो 1 साल 2 साल पहले से चुनाव मैदान में उतरे होते तो इस तरह का चुनाव परिणाम शायद नहीं होता। तो ये बात जैसे हम लोग कह रहे हैं, या लोग और भी जो है तमाम पत्रकार अनेक चैनल पर कह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अखिलेश के यहाँ भी अंदर खाने में चर्चा हुई होगी कि भाई अब ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है करने से सफलता चुनाव में नहीं मिल सकती। अधिक सीटें आप पा सकते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए आपको सक्रिय रूप से मैदान में रहना होगा। और अखिलेश का यह कदम विपक्ष की राजनीति के लिए इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सपा ही एक ऐसी पार्टी फिलहाल दिख रही है जो मैदान में है। भाई कांग्रेस और बसपा का तो जो हश्र हुआ वो सभी ने देखा। तो ये करहल सीट से इन्होंने रखा और वहां लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोकसभा का उपचुनाव अगर होगा तो अभी भी रामपुर से आजम खां के ही कैंडिडेट और जो है आपके आजमगढ़ से सपा के ही कैंडिडेट की जीतने की संभावना है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह विधानसभा में सपा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। आजमगढ़ में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। इसलिए इस कदम से
सपा जो है वो और मजबूती उसको मिलेगी और 2024 के चुनाव में सपा इससे बड़ी सफलता दोहराएगी। आपने विधान परिषद का भी जिक्र किया है, तो विधान परिषद की बात सुन लीजिए कि वहां नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और आज 3 जगह के पर्चे सपा गठबंधन के खारिज हो गए। मथुरा और एटा में सपा के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं तकनीकी आधार पर, और एटा में तो जब जांच के लिए उनके प्रत्याशी उदयवीर सिंह जा रहे थे तो उनके साथ भाजपा वालों ने काफी गुंडागर्दी की और उनके साथ मारपीट की, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह बुलंदशहर में रालोद प्रत्याशी का, महिला प्रत्याशी थी, उनका भी पर्चा तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है। यानी ये एटा और मथुरा में तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, और अगर वहां 2 निर्दलीय का भी पर्चा बुलंदशहर में खारिज हुआ है, अभी ये नहीं पता है कि और कोई मैदान में बचा है कि नहीं भाजपा के सामने। तो भाजपा के फिलहाल जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो 9 निर्विरोध प्रत्याशी भाजपा के समझ लीजिए कि जीत गए अभी से, ये नामांकन खारिज होने से। आज सपा के लोग जो है चुनाव आयोग में भी गए हैं इसका प्रतिवाद करने के लिए, और अखिलेश ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि अभी अभी चुनाव विधानसभा का समाप्त हुआ है और अखिलेश की पार्टी 111 सीटों पर जीती है, गठबंधन 125 सीटों पर जीता है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की गुंडागर्दी अभी से जारी है। तो अगर अखिलेश मैदान में नहीं रहेंगे तो 2024 के पहले पता नहीं क्या भाजपा करेगी। इसलिए जो है ये मतलब अखिलेश का ये कदम स्वागत योग्य है। और आजम खां भी वो जानते हैं कि 2 सीटें हमने विधानसभा जीती हैं, लोकसभा की सीट होगी तो हो सकता है कि उनकी पत्नी जो इसके पहले विधायक थे उनको टिकट मिल जाए, वहां से किसी और का सेंध लगा पाना थोड़ा कठिन होगा। विधानसभा चुनाव छोटे क्षेत्र में होता है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिला के होता है। तो इस तरह का 10 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव होगा, तो उस उपचुनाव को भी आप मिनी पोल या मिनी रिहर्सल कह सकते हैं। और उसमें अगर सपा को सफलता मिली 10 में, तो उससे उनको भी अंदाजा होगा कि जो है हम किस फुटिंग पर खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें और बहुत बातें अभी होनी शेष हैं, बहुत सारी बातें अभी करनी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी, और विजय शंकर सिंह जी का वीडियो हमारे तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऑडियो पूरे ढंग से हम सुन पाएंगे। और विजय शंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आपके विचार जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए भी आप वीडियो आपका भले ना आ रहा हो, लेकिन आपकी आवाज हम देश दुनिया तक, हमारे जो साथी जुड़े हैं उन तक पहुंचाना जरूर चाहेंगे। आप तक आऊंगा, लेकिन आपसे पहले ओम प्रकाश सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी, उसी सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहूंगा। क्या अखिलेश यादव और आजम खान का लोकसभा की सदस्यता छोड़ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया यहां पर अध्याय शुरू करने के जैसा माना जाए? क्योंकि पिछला 5 साल जो था कार्यकाल योगी सरकार का, वो बिल्कुल ही जैसे सड़कों पर सांड और जो जानवर घूम रहे थे, खेत खलिहानों को जिस ढंग से बर्बाद कर रहे थे, बेसहारा पशुओं का कोई सहारा नहीं था, उसी ढंग से जनता के लिए जो विपक्ष कहा जाता है कि एक विपक्ष मजबूत विपक्ष हो ताकि एक लगाम सरकार के ऊपर भी रहे। अब आपको लगता है क्या कि एक बहुत सही निर्णय है अखिलेश यादव को अपनी आगे की रणनीति के हिसाब से भी, राजनीति के हिसाब से भी, और उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी, और साथ में योगी सरकार पर नकेल कसने के हिसाब से भी? क्या कहेंगे ओम प्रकाश सिंह जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, मजबूत विपक्ष और मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर जो है अखिलेश की भूमिका, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही नहीं बल्कि जो आगामी लोकसभा चुनाव, मुझको लगता है कि उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है। और जहां तक लोकसभा की बात है, दोनों लोकसभा के उपचुनाव गठबंधन जीत जाएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन, रामपुर से भी और आजमगढ़ से भी, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन उनके अंदर खाने लोग मना रहे थे कि अखिलेश जो है वहीं लोकसभा में ही रहें और यहाँ पर किसी तरीके से शिवपाल को जो है बागडोर मिल जाए। तो जो चीजें जो अभी तक जो सिनारियो छन के आ रहा है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अखिलेश ने जो आपने लगाया है, अखिलेश ने योगी को दी सीधी चुनौती, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं इसमें अगर सब जोड़ रहा हूं कि अगर योगी जो प्रथम योगी सरकार रही है 2017 से 22 तक,
अगर योगी जी का तेवर वही रहा, टीम 11 जो उनके अधिकारियों की टीम रही है, अगर उनका तेवर यही रहा, तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव स्वतः जो है वो गंवा देगी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो योगी का चरित्र वही रहा, सरकार का वही चरित्र रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है राजू जी कि ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा चुनाव, जो ये गोदी मीडिया, गुल्लू मीडिया के लोग और आधिकारिक लोग जो बता रहे हैं कि बड़ी प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, गजब देश है और गजब के जो प्रचारित किया जा रहा है, उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। समाजवादी पार्टी की बढ़त हासिल हुई है वोट के प्रतिशत में, सीटों के प्रतिशत में, लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो मात्र संस्था है, संघ के लोग भी जानते हैं कि हम किस आधार पर हैं। अखिलेश ने ये जो निर्णय लिया है, मुझको लगता है कि ये सिर्फ केवल लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, बल्कि पारिवारिक स्थितियां जो हैं, जो अभी कुछ दिन पहले शिवपाल का आपने बयान देखा होगा, जो उन्होंने कम मार्जिन की बात की है, ईवीएम की बात को, ईवीएम को क्लीन चिट देने जैसी बात की है, और दूसरी तरफ अर्पणा उन्हीं के परिवार की जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनको भी साधने की जो जरूरत है। तो कुल मिलाकर के मुझको ये भी लगता है कि अखिलेश जी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की जो विरासत है उस पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा, और दूसरी तरफ जो है यहाँ रह करके जो कार्यकर्ताओं का सरकार न बन पाने का जो मलाल है, जो हताशा थोड़ी बहुत उत्पन्न हुई है, उसको भी साधने का काम अखिलेश यादव करेंगे। और ये एक अच्छा संदेश भी जाएगा अखिलेश के यहां से रहने से। आप देखें अगर लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, उसमें दलित वोट जो बार बार हम लोग बात करते हैं, दलित वोट जो है वो अपनी जड़ों से उखड़ चुका है, और उसको जो है बसपा के साथ भविष्य जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा कि सपा के साथ जाएगा कि भाजपा के उन लोभकारी नीतियों के साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए। और मुझको लगता है कि अखिलेश यादव इसको साधने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे जो उन्होंने निर्णय लिया है लोकसभा छोड़ने का और उत्तर प्रदेश में रहने का, ये भी एक बड़ा कारण है। मुसलमानों की जो बात है, जो उन्होंने एमवाई फैक्टर विधान परिषद के चुनाव में दिया है, तो एक संदेश उन्होंने साफ दिया है कि मैं अपने आधार वोट पर यादव और मुसलमान, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं चुनाव, जैसे भी बता रहे थे जेपी सिंह साहब की 2 जगह पर्चे खारिज हो गए हैं, एक जगह वापस ले लिया गया है, गुंडई चरम पर है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से सत्ता बल का इस्तेमाल किया गया है, वो सब होगा। अखिलेश इसको जानते हैं कि हम इसमें बहुत सी सीटें नहीं पाने जा रहे हैं जहां बहुत ही दमदारी से कार्यकर्ता हमारे विरोध कर लेंगे। जैसे मैं अयोध्या अंबेडकर नगर सीट का बताऊं, यहाँ 7 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, और भारी संख्या है प्रधानों की बीडीसी की, लेकिन फिर भी शंका है कि वो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि सत्ता बल पूरी तरीके से काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अखिलेश इसको जानते हैं कि पूरे प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में जो है वो गड़बड़ियां की जाएंगी, चुनाव आयोग में शिकायत करें चाहे जहां जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये एमवाई फैक्टर साध करके उन्होंने अपने मतदाताओं को यह संदेश दिया है कि हमारा आधार वोट है, जीते हारे अलग बात है। और तीसरा, वो दलित को साधने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे पाले में रहे। अभी तक का जो सीन है मेरी समझ में आता है राजीव जी। राहुल लाल जी, आप किस रूप में देखते हैं अखिलेश यादव का और आजम खान का लोकसभा की सदस्यता को छोड़ना? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसी हलचल देख रहे हैं आने वाले समय में? नहीं, देखिए, उन दोनों का यह निर्णय बड़ा ही स्वागत योग्य और सराहनीय निर्णय है। हम लोग लगातार पूर्व चर्चा में भी हम लोग कह रहे थे कि अगर वो जिस तरह से जनता ने उनको वोट शेयर बढ़ाया, उनकी सीटों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की, तो एक तरह से जनता अपेक्षा कर रही है उन नेताओं से कि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में रह के जो एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जिस प्रकार की दखलंदाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसके सामने में आप एक संरक्षक के रूप में आए। बीजेपी के वोट शेयर को गिराने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही ओम प्रकाश जी ने कहा। बीजेपी को ठीक है कि सत्ता मिला है, लेकिन उनको जो नुकसान हुआ है, कहां तो आप 312 पे थे, आप 255 पे आ गए। इसको लेके कभी कोई वो फिर भी इस चीज का वर्णन नहीं करते। बंगाल में तो आप 3 से 77 पे पहुंच चुके थे, फिर भी आप हल्ला मचा रहे थे। आपकी यहाँ पे सीटें घटी हैं, तो 2-3 चीजें देखिए इसमें है यहाँ पे, जिसको कि बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि एक तो जो अखिलेश जी की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में होनी है, क्योंकि ये हम लोग सभी लोग मानते हैं कि अगर वो लंबा समय यहाँ पे देंगे, राजनीति के पूरे पर्सपेक्टिव को बदलते हैं। क्योंकि पिछले 4 साल में हम लोग खुद ही उनके भूमिका से, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी भूमिका से संतुष्ट नहीं था कि जो विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी।
हाँ, 1 साल से वो काफी शानदार ढंग से जनता के बीच में थे, और इसी तरह से जनता के बीच में रहेंगे तो जनता को काफी एक कड़ा संदेश जाएगा कि हाँ, कोई है जो जब भी सरकार के साथ कोई टकराव की स्थिति होती है, हमारे अधिकारों का कहीं कहीं अगर बहुमत वाली सरकार कहीं उसका हनन करने का प्रयास करती है, तो उन मामलों में सीधे सीधे जो है कि वो अखिलेश यहाँ पे है, वो हमारे स्वर में स्वर लगाएंगे। तो ये जनता को ये भरोसा होना चाहिए, और इससे ये भरोसा होगा भी। आप अगर संसद में बैठ जाते तो फिर ये स्थितियां नहीं बचती। क्योंकि देखिए, अगर अभी ओम प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता कहां पे जाएगा, ये दलितों में बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय है उनके लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस तरह से लड़ाई के मैदान में नहीं है। ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दलितों के ऊपर जो पिछले 5 साल हम लोगों ने देखा कि सरकारी अत्याचार, एक तो सामान्य जो सामाजिक अत्याचार की पीड़ा का तो वो सहन करते ही है, तो सरकारी अत्याचार भी उन लोगों ने सहन। एनसीआरबी के आंकड़ों को देख लीजिए कि दलित अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश बिल्कुल नंबर 1 बना हुआ है। तो आखिर अगर समाजवादी पार्टी उन मामलों को बिल्कुल गंभीरता के साथ उठाती है, दलितों के साथ वो मजबूतों से खड़ी होती है, तो फिर दलित मतदाता दलित मतदाता एक तरह से समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। तो ये मोर्चा भी वो संभालेंगे जो पूरा समीकरण बनता है। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि जब वो मौजूद होते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह होता है। स्पष्ट है कि 10 मार्च को जो चुनाव है तो उसमें कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह भी जो है कि मनोबल भी गिरा होगा। तो वो स्थितियां फिर से न बने, वो लगातार मौजूद रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं की स्थिति भी मजबूत रहेगी। और अभी से देखिए, आज जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं एमएलसी के चुनाव को लेकर, कि और इन घटनाओं ने हम लोगों को पिछले वर्ष की उन घटनाओं की पुनरावृत्ति याद दिला दी कि जब एक तरह से जनता के प्रत्यक्ष मतदान में तो जरूर जो है कि स्थानीय निकायों में समाजवादी पार्टी नंबर 1 स्थान पर रही थी, लेकिन फिर जब जिला स्तर पर जब एक तरह से उसको सेटिंग करने की बात हुई, वहां पे पूरे चुनाव को किस तरह से हस्तक्षेप करने का प्रयास सरकार ने किया और चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दिया। तो एमएलसी के चुनाव में उसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अभी लगातार सरकार जो है कि अपने ढंग से मनमानी की कहानियां गढ़ रही है। तो इस स्थिति में अखिलेश यादव का यह निर्णय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है। मैं इसको बिल्कुल क्रांतिकारी निर्णय बताऊंगा। दिल्ली में संसद में बैठ जाने से फिर आप राज्य के मामलों को नहीं उठा सकते। तो शुरुआती की कमी में मैं भी यही विचार रख रहा हूं। सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं। एक बार सीधे आना चाहूंगा विजय शंकर सिंह जी के पास में, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ओम प्रकाश सिंह जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कही थी कि जो 11 जो इनका है अधिकारियों की जो टीम थी, अगर वैसे ही ये काम करते रहे यानी योगी सरकार, तो अगला चुनाव योगी सरकार के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। ये अपने आप में अधिकारियों की बात, प्रशासन की बात और प्रशासनिक अमले के साथ बुलडोजर की बात, बुलडोजर वाले बाबा, और इस अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में हमने एक तस्वीर भी देखी कि एक एमएलसी प्रत्याशी आगरा का वो जाकर बुलडोजर पर चढ़कर गया पर्चा भरने के लिए। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, और यहां पर अखिलेश यादव कितनी चुनौती देते हुए अब नजर आ रहे हैं, जरा इसकी समीक्षा चाहूंगा मैं विजय शंकर जी आपसे। सुन रहे होंगे शायद आप हमारी। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। मैं जेपी सिंह जी से, ओम प्रकाश सिंह जी से, राहुल जी से, इन तीनों लोगों की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि अखिलेश यादव को लोकसभा से इस्तीफा देके अपने विधायक दल का नेतृत्व करना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से या सबसे बड़े अपोजिशन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। अब वो सरकार में वो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत अच्छी सफलता के साथ वो विपक्ष में आए हैं। तो ऐसे समय में अगर वो दिल्ली रह जाते और यहाँ नहीं आते, तो क्या वो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आए हुए हैं या जनता के लिए आए हुए हैं? जो जनादेश आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जनादेश उनको शासन करने का है, तो यही जनादेश इनको भी मिला हुआ है अखिलेश यादव को सत्ता का विरोध करने के लिए, सत्ता की नीतियों का विरोध करने के लिए है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का यहाँ आना बहुत अच्छा कदम है और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक मजबूत विपक्ष है और काफी मजबूत विपक्ष है, जिसका पूर्वांचल के कई जिलों में बड़ा अच्छा प्रभाव भी है और वह बिल्कुल मजबूती के साथ अपना पक्ष सदन में भी रखेगा। अब यहीं पर दूसरी बात आती है जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि 11 अफसरों की टीम। मैं एक बात जब आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं नौकरशाही में रहा हूं, मैं जानता हूं थोड़ा बहुत नौकरशाही और राजनीतिक लोगों के सोचने में फर्क होता है।
हम जब इलाके के क्षेत्रों को देखते हैं, कोई बात देखते हैं, तो हमारे उस देखने में फर्क होता है, पत्रकार के देखने में फर्क होता है। हो सकता है कि मैं अयोध्या जाऊं, वहां पे कोई घटना हो, मैं वहां हूं, मैं वहां अफसर के रूप में हूँ, डीआईजी हूँ, किसी के रूप में हूँ, मैं उसको दूसरे नजरिए से देखूंगा, ओम प्रकाश को दूसरे नजरिए से देखेंगे, और अगर कोई पॉलिटिशियन होगा वो दूसरे नजरिए से देखेगा। और सरकार राजनेता चलाते हैं, अफसर नहीं चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम सरकार की नीतियों को लागू करना है, सरकार को राय देना है, लेकिन अल्टीमेटली यह काम राजनेताओं का ही है कि वो राय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि जनता के बीच हो जाते हैं। अफसर का क्या, आज यहाँ है कल वहां है। तो बिल्कुल सही बात करें, पिछले जो 11 अफसरों की टीम थी उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं नौकरशाही में भी होती रही, अंदर खाने भी होती रही, अखबारों में भी कई बार छपा। ये एक कटोरी बन गई है, एक कॉकस बन गया है जो कि सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, और ऐसे निर्णय को वही राजनेता दुरुस्त भी कर सकता है जिसकी जनता में मजबूत पकड़ हो, सबमिसिव हो, सबकी बात सुने और जिद्दी न हो। दुर्भाग्य से योगी आदित्यनाथ जी में इनमें से कुछ गुण नहीं है। वो ईमानदार हैं, सख्त हैं, सब कुछ ठीक है। सख्त का मतलब जिद्दी नहीं होता है। सख्त का मतलब आप क्या चाहते हैं, आप अपनी नीतियां कैसे लागू करना चाहते हैं, आप जनता में कैसे जाना चाहते हैं, वो होता है। तीसरी चीज, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सदन के अंदर जो विरोध होगा वो तो होगा ही, लेकिन सदन को साल भर में मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चल सकता है। क्या पता ये सरकार चलाना नहीं चाहे, लेकिन मजबूत विपक्ष है तो जिद भी करें चलाने की। सबसे बड़ी बात है कि सदन में जो विरोध हो रहा है वह विरोध, उस विरोध का अक्ष सड़क पर भी उतरना चाहिए। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को या जो भी विरोधी दल है, इनको अपने जिला लेवल पर एक समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम अच्छी छवि के लोग हों, दागदार छवि के नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, क्योंकि जनता इसमें बड़ी ध्यान से देख रही है। और सिर्फ एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि साहब फलाने के खिलाफ तो 10 मुकदमे कायम है। आप सफाई देते रहिए, मुकदमे कायम है तो है। और दागी में भी मैं तो श्रेणी कर देता हूं। एक वो होता है जो बिल्कुल क्रिमिनल केसेस में दागी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल केसेस में दागी है। एक वो होता है जो जन आंदोलनों के दौरान मुकदमे कायम, जैसे अजय सिंह लल्लू है, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे कायम है, लेकिन वो सारे मुकदमे किसी क्रिमिनल केस के नहीं है। वो मुकदमे हैं जो जन आंदोलन के उतरने पर आज मेरे खिलाफ भी कायम हो सकते हैं, कल जेपी सिंह के खिलाफ भी कायम हो सकते हैं, आप सबके खिलाफ भी कायम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हर जिले में एक समर्पित टीम बनाई जानी चाहिए। और अगर 2024 में मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है, आगे बढ़ना है, और सरकार को बिल्कुल ही हर मौके पर, जैसे चेकमेट कहते हैं शतरंज के खेल में, कि हर कदम पर आपको सोच के तरह कदम बढ़ाना है, तो संसद और सड़क दोनों में ही एक वैचारिक आधार की राजनीति करनी पड़ेगी, जाति की, धर्म की नहीं। और अंतिम चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सारा कौशल धर्म के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मंदिर मस्जिद झगड़ा हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो। ये इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। इनके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। आप किसी भी भाजपा के किसी भी नेता से अगर आप बात करें बेरोजगारी की, कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी देर बाद वो फिर मंदिर पे आ जाएगा, उसे पता ही नहीं है। इसीलिए सरकार भी सब कुछ कर सकती है, मंदिर मस्जिद के लिए दिए जला सकती है, कॉरिडोर बना सकती है, कॉरिडोर और बड़ा भी कर सकती है, इवेंट कर सकती है, लेकिन ये एक भी ऐसी योजना ये नहीं ला सकती है जिससे लोगों की बेरोजगारी कम हो, आवारा पशुओं की समस्या कम हो, लोगों को जमीन पे खाद मिले, अनाज मिले। ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है 5 किलो, इससे मुक्ति मिले, नौकरियां हो। हम लोग सर्विस में थे 2012 के पहले, हर साल 2-3 भर्तियां निकलती थी, पुलिस में निकलती थी, पीएससी में निकलती थी। गांव से लड़के फोन करते थे कि भैया कब आना है, कहाँ आना है। आज मुझे 4 साल हो गए, मुझे कोई भी ऐसी भर्ती नहीं दिखी जो पुलिस के लिए निकली। लड़कों की उम्र बढ़ जा रही है। ऐसा नहीं वो परेशान नहीं है, वो परेशान है, लेकिन उन्हें परेशान देखकर परेशानी से जुड़ना पड़ेगा, उनकी परेशानी को अच्छा चैनल देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि इस तरह से एक आंदोलन भी खड़ा हो जो अहिंसक हो, हिंसक तो नहीं ही हो। तो मेरा कहना है कि संसद में मजबूती है, सड़क पर भी इसकी मजबूती होनी चाहिए, और इस मजबूती का आधार एक वैचारिक होना चाहिए, तभी जाके इस संकट से आप मुक्त हो सकते हैं। मुझे तो यही लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस संकट से मुक्ति और खासकर युवाओं के ऊपर
ध्यान देने की जरूरत विपक्ष को है। पिछला 5 साल जो था 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, और आज अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्हें राज्य की पॉलिटिक्स में पूरा ध्यान देना है, यानी 24 घंटे फुल टाइम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स वो करेंगे। इस पॉलिटिक्स के क्या घाटे, क्या नुकसान, क्या फायदा, ये हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी चुनौती, सीधी चुनौती दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ को। 2000 जैसे आप खेल में देखते होंगे वॉक ओवर देना, एक टर्म है वॉक ओवर का। क्या 2017 से 2020 के बीच यूपी में योगी सरकार को विपक्ष ने वॉक ओवर दे दिया था? यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपने हमारे 4 वरिष्ठ साथियों के विचार सुने, आपके विचार क्या हैं अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर के, और इन दोनों का विधानसभा में उपस्थित रहना कितनी चुनौती योगी सरकार के लिए खड़ा कर पाएगा? क्योंकि आप देखिए, बिहार में भी अगर देखें तो नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत और युवा विपक्ष जो है, युवा विपक्ष इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने आप में कई बार जब ललकारते हैं तो नीतीश कुमार भी कई मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। ऐसा हमने पिछले विधानसभा में, जो नई विधानसभा है वहां बिहार की, उसमें हमने कई बार देखा। अब क्या आपको ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलने वाली है? राजीव जी, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी ही तस्वीर हो, बल्कि कहा जाए कि इससे और ज्यादा अच्छी तस्वीर उत्तर प्रदेश में हमको आने वाले दिनों में विधानसभा में देखने को मिलेगी, और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भी इस तरीके की हमको तस्वीर देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का बहुत अच्छा कदम है, एकदम बढ़िया तरीके से वो सही तरीके से। जो सबसे बड़ी बात है जो अभी हमारे साथियों ने कही कि जो अखिलेश यादव के ऊपर अभी तक ये जो आरोप एक तरीके से लगते रहते थे कि वो ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं या वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, और ये आरोप क्या थे, मतलब बातें सही भी थी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरोप थे या सिर्फ विपक्ष के आरोप थे। और ये देखने में भी आया था कि वो ट्विटर पॉलिटिक्स ही करते थे, सिर्फ ट्विटर पर अपना ट्वीट कर दिया, और बहुत देर से जाकर के उनकी आंखें जो थी वो खुली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने था वो मजबूती के साथ पदार्पण किया। मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब वो लोकसभा में न बैठ करके वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे, इसके राजीव जी 3-4 बड़े प्रभाव होंगे। सबसे पहला जो इसका प्रभाव होगा वो तो ये होगा कि पिछली 5 साल में जिस तरीके से योगी सरकार ने दोनों सदनों में तमाम कानून जो थे बिना किसी विरोध के पास करा दिए, और विधान परिषद में बहुमत होने के बावजूद जो थी समाजवादी पार्टी उन कानूनों को बनने से नहीं रोक पाई, वो परिस्थितियां अब नहीं होंगी, क्योंकि अब विधानसभा में तगड़ा प्रतिपक्ष होगा। अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों वहां मजबूती के साथ सरकार का विरोध करेंगे, और जो योगी आदित्यनाथ जी की भाषा है कि गर्मी निकाल दूंगा और गर्मी मत दिखाइए, ये सब भाषा कम से कम अखिलेश यादव सामने होंगे तो योगी जी मुझे लगता है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर इसके बाद भी करते हैं तो ये फिर लोकतंत्र के लिए जो है बहुत गंभीर स्थिति होगी, और मुझे लगता है कि इसकी निंदा जो है पूरी दुनिया में होगी, पूरे भारत की बात क्या की जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ से सीनियर है, 5 साल सीनियर हैं अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ। भले ही योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म हो, लेकिन अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से सीनियर है। तो योगी आदित्यनाथ को भी जो है एक वीडियो आज वायरल हो रहा है कि सदन की मर्यादा है उसको ध्यान में रखिए, गर्मी मत दिखाइए, जो अभी वायरल हो रहा है। तो वो स्थिति अब जो है वो सदन के अंदर मुझे लगता है कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब 3 लोग जो है विधान सभा के अंदर जो मजबूत होंगे, जो जिनका एक लंबा अनुभव कहा जाए संसदीय राजनीति का है, और विपक्ष की राजनीति का तो खासतौर से 2 लोगों का लंबा अनुभव है, आजम खान और शिवपाल सिंह यादव का। मतलब दोनों ने विपक्ष की अच्छी लंबी पारी खेली है और मजबूत पारी खेली है विपक्ष की। तो ये दोनों होंगे और अखिलेश यादव आगे होंगे, उनके पीछे ढाल बन करके ये 2 बड़े नेता जो है जब होंगे तो मुझे लगता है सदन जो है वो गंभीरता के साथ अब चलेगा, और सदन के अंदर उस तरीके की श्रृंखलता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे वो नहीं होने पाएगी। दूसरा जो सदन का समीकरण है, जो संख्या बल है, वो भी संख्या बल में समाजवादी पार्टी अब कमजोर नहीं है एक तरीके से, मतलब आधे पे है, और जब आधे पे है तो विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। तो अब सदन के अंदर उस तरह की चीजें नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव अपने जैसे पहले घोषणा की हम जो पूरा 5 साल चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि इसका अक्स सड़क पर भी दिखाई पड़ेगा निश्चित तौर पर। विजय शंकर सिंह ने जिस तरीके से कहा
कि भाई जो कार्यकर्ताओं को आप उत्साहित कीजिए, सड़क पर भी वो अक्सर दिखाई दे। और जो समाजवादियों की रीति नीति रही है, जो असली समाजवादियों की रीति नीति है, मुझे नहीं मालूम कि अखिलेश यादव उसमें कितने समाजवादी हैं और कितने समाजवादी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो समाजवादियों की रीति नीति है उसके अनुसार संसद से लेकर सड़क तक वो अक्सर जो है वो समाजवादियों का वो दिखाई देना चाहिए। सिर्फ लाल टोपी लगाने से समाजवादी नहीं हो जाते हैं। जो समाजवादियों का असली चरित्र है सत्ता के खिलाफ संघर्ष का, वो चरित्र जो है सड़क पर दिखाई देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात विजय शंकर सिंह जी ने कही कि आपका कार्यकर्ता जुझारू हो, अपराधी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस नीति पे काम कर भी रहे हैं, मतलब पहले से भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई अभी नया काम कर रहे हैं, कि अपराधियों को बढ़ावा कम दिया जाए और जो कार्यकर्ता जुझारू हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा, जो बहुत सी कमजोरियां देखिए, जब राजनीति में आगे आदमी आता है और अकेला जब चीज संभालता है तो बहुत सी कमजोरियां अपने आप स्वतः जो है वो आ जाती है। मुझे लगता है कि उन कमजोरियों की तरफ अखिलेश यादव ने ध्यान दिया होगा और निश्चित तौर पर उन कमजोरियों को वो दूर करने का भी काम करेंगे। और एक अच्छा विपक्ष, जिसे कहा जाए कि डॉक्टर लोहिया के सपनों का जो असली समाजवादी पार्टी है, आचार्य नरेंद्र देव के सिद्धांतों की समाजवादी पार्टी, वो पता नहीं अब कितना उन पर मतलब करेंगे, उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो अक्स दिखना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो अक्स दिखना चाहिए समाजवादियों का, वो अब असली अक्स जो है वो सड़क पर दिखाई देगा। क्योंकि विधानसभा के अंदर भी अब अखिलेश यादव के साथ दो मजबूत समाजवादी जो हैं, आजम खां और शिवपाल जो हैं, वो उनकी ढाल बनकर के भी खड़े होंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर सड़क पर भी वो अक्स जो है राजनीति दिखाई देगा। और ये अच्छी एक शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति की, मैं समझता हूँ कि हो सकती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छी शुरुआत की बात कह रहे हैं हमारे तमाम साथी, और उसमें भी अखिलेश यादव का लोकसभा से इस्तीफा देना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी सक्रियता बनाए रखना, ये अपने आप में, और खासकर यहाँ एक बात और भी जो आप लोगों में से किसी ने कही थी कि अगर विपक्ष को वहां मजबूत रहना है तो अखिलेश यादव को रहना भी जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे एक साथी कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, शायद शैलेंद्र यादव लिख रहे थे कि गठबंधन को भी अगर चाहते हैं मजबूत रखना तो उसके लिए भी अखिलेश को वहां रहना जरूरी है। यानी जिस गठबंधन के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस गठबंधन को भी अपने साथ रखना है। यानी ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो बातें चल रही थी खासकर पिछले दिनों, कि राजभर हो सकता है कि बीजेपी में चले जाए, जिसका उन्होंने खुद खंडन किया है, तो आज की तारीख में उनका खंडन ही हमारे सामने है। कल को क्या कुछ होता है हम ये नहीं जानते, लेकिन आज उनके खंडन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, वो गठबंधन अभी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ, मतलब बना हुआ है, और जिसमें रालोद भी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, और भी कई महान दल और कई ऐसे दल हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सबसे इतर अखिलेश यादव की राजनीति क्या कुछ कहती है और योगी सरकार को कितनी चुनौती अखिलेश यादव देख सकते हैं। और इसके अलावा 2024 की बातें अब होने लगी हैं उत्तर प्रदेश में, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करना चाहूंगा। जो बीजेपी के प्रत्याशी जीत करके आए हैं, जो बीजेपी के विधायक जीत करके आए हैं, वो अब सीधी बात 2024 की कर रहे हैं। एमएलसी का चुनाव कैसे जीत रहे हैं, वो इनमें से 36 में से 31 सीटें इस वक्त तक समाजवादी पार्टी के पास थी, जो अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उल्टा हो जाएगा और 31 सीटें चली जाएंगी अब बीजेपी के पास। इसलिए क्योंकि जिस बाहुबल के साथ और पैसा बल के साथ, रुपया बल के साथ, धन बल के साथ, जो कह लें, उसके साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, एमएलसी का चुनाव भी। जैसे एक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी वायरल होते हुए, एक वीडियो जिसमें एक एमएलसी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, वो उसे बीजेपी के लोग नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिए और उसकी पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले के सामने। और पुलिस एक दो नहीं, वहां बताया गया कि 300 के करीब पुलिस है, उस एरिया में थे पुलिस वाले, लेकिन पिटाई हो गई। वो तस्वीर आप लोग अगर नहीं देखे हो तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई जगह तमाम लोग, और अखिलेश यादव ने भी उसे ट्वीट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दो तो ऐसे, और एक नोएडा की ही बात है, आज ही एक रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो 3 सीट तो ऐसे ही भाजपा जीत गई है, आगे भी ऐसे ही जीत जाएगी। और कैसे पंचायत चुनाव में हुआ
और कैसे उसके बाद के चुनाव में हुआ, किस ढंग से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जीत रही है। और कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि अब आप लोग भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करना छोड़ दो, क्योंकि आखिर में जीतेगी तो बीजेपी ही। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, आएंगे तो योगी ही, आएगी तो भाजपा ही। तो वही मान के चलिए, उसी हिसाब से एग्जिट पोल कीजिए, पैसा बर्बाद करना और लोगों को उसमें रखना और गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घुमाना कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन खैर, ये एक अलग बात है। यहां जब हम उस निराशावादी बात से बाहर निकलेंगे और जब आशावादी बात करते हैं तो यहां दिखाई देता है। जेपी सिंह साहब, थोड़ा सा मैं लंबा बोल रहा हूं, अपने विचार भी कई बार मैं दे देता हूं, अपने पुट भी, इसीलिए। लेकिन आपके पास आता हूं सवालों के साथ में। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 अब 2 साल का अंतराल है, और इस 2 साल के अंतराल में इस कदम से अब 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। लेकिन हम देश के सिनारियों को देखें, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां गुजरात और हिमाचल की कर रही है, दूसरी तरफ अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में 2024 के चुनाव को भी, उसकी तैयारियों को भी नजदीक से, अगर आपके विचार में सुनना चाहूंगा, उसकी तैयारियों की ओर भी जाते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि उससे पहले ये जो 2 उपचुनाव होंगे, इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की नजर होगी कि ये दोनों सीटें वापस आ जाएं। क्या कहेंगे आप 2024 को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के? जी देखिए, एक तो जो नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, तो नेता प्रतिपक्ष की बात में आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा कि 2017 से 2022 के बीच में बलिया के राम गोविंद चौधरी जो सपा के विधायक थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे, और वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूरी तरह फेल रहे, क्योंकि वो बहुत जोरदारी के साथ विधानसभा में अपनी बात नहीं उठा पाते थे, या वो जो पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा मेरे हिसाब से पिछड़ते थे। वो जरूर जो है चंद्रशेखर जी के साथ ही रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे वक्ता जो है कभी नहीं रहे। खैर, अभी देखिए 2024 की जो बात है ना, तो अभी 9 तारीख को विधान परिषद के लिए जितनी सीटों पर जो है वो चुनाव होगा, जो निर्विरोध हो जाएंगी उनकी बात अलग है, और उसमें 9 तारीख के को जो है होगा, और आपको 12 तारीख को शायद, ये 12 तारीख को जो है 9 से 12 के बीच में है। तो हमारा ये कहना है कि इसमें एक तो निर्धारित होगा कि कौन सीटें पा रहा है, कौन किसने सीटें धन बल बाहुबल से जीत ली, क्योंकि ये चुनाव पैसे का चुनाव है। इसमें ग्राम प्रधान से लेके नगर निगम के पार्षद तक सबको पैसा मिलता है। मतलब क्या कहते हैं, सभी पार्टियों में सभी कैंडिडेट पैसा देते हैं, और पैसा दे के उन्हें अपने पाले में करते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। आपके 12 अप्रैल के बाद आप सपा की प्रदेश स्तर पर जीते हारे सब कैंडिडेटों की बैठक होगी, जिसमें सभी से ये राय शुमारी की जाएगी कि जो है वो क्या जो है उनके क्षेत्र में रहा, कि कैसे उनको हराया गया, कैसे वो इतने गड़बड़ी के बाद जीत गए। फिर इसके बाद जो भी रणनीति पार्टी बनाएगी अखिलेश जी के लीडरशिप में, वो देखने की बात होगी। सवाल इस बात का है कि अगर 2024 को आप वॉकओवर देंगे भाजपा को, तो 2027 जीतना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ये बात अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मजबूती से नहीं लड़ेंगे, आप अगर जो है वो क्या कहते हैं अपने वोटों को संरक्षित नहीं रखेंगे, आप अगर ईवीएम पर जो है वो क्या कहते हैं प्रभावी नियंत्रण करने की जो है कोशिश नहीं करेंगे, तो 2024 का चुनाव हारेंगे, और 2024 का हारेंगे तो 2027 आप जीतेंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आप अभी 111 सीट पाए, मिलकर के 125 पाए, हो सकता है उस बार 150 पा जाए, लेकिन आप जीत जाएंगे ये कहना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। कि मतलब 2000 अगर आपने 2024 को हल्के में लिया तो, और इस बात को हम लोग जब कह रहे हैं तो अखिलेश तो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, उनका पूरा परिवार राजनीतिक है, उनके साथ और भी लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, तो ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने एक चुनाव में वॉकओवर दिया तो दूसरे चुनाव में कोई जरूरी नहीं है कि हम जीतें। क्यों? क्योंकि अगर अंदर खाने की भी बात समझी जाए कि मान लीजिए कि हम आपको वॉकओवर दे देते हैं और 2024 में आप हमको वॉकओवर दे देंगे, 2024 में हम आपको वॉकओवर दे रहे हैं, 2027 में आप हमको वॉकओवर दे देंगे, तो बात आपकी गलत साबित हो गई।
कि 2019 में आपने जो है अगर गंभीरता से नहीं लड़ा तो 2000 जो है क्या कहते हैं आपका 22 में जो है वो आपको वॉकओवर नहीं मिला, आप 2022 में भी हार गए चुनाव। ठीक है, आपकी सीटें पहले से ज्यादा आई, लेकिन कुल मिला के आप, जैसे प्रयागराज है, यहाँ 12 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट में एक मुस्तफा सिद्दीकी हैं जो 1 लाख से अधिक वोट पाके 2600 वोट से आखिरी 3-4 चरण का गोलमाल करके हरा दिए गए, जैसा कि उनका कहना है। वो तमाम आरटीआई से सवाल मांग रहे हैं। इसी तरह और भी लोग हैं जो जीत रहे थे, जीते जीते हार गए। तो सवाल इस बात का है कि जीते जीते हार गए, जो प्रशासन ने अंतिम क्षण में गड़बड़ी की, इसके अलावा जो भारी पुलिस फोर्स लगा रखा था ना, केंद्र में जो आपके एजेंट थे और जहां कैंडिडेट बैठता था वहां से वहां तक की दूरी 500 मीटर कम से कम थी। मतलब वो खुद चक्कर लगा के आएगा तब अपने कैंडिडेट के पास पहुंचेगा, और तब तक यहाँ सब दाखिल दफ्तर हो गया। इन सब चीजों पर अगर आप अभी से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो कैसे आप जो है 2024 का चुनाव जीतेंगे, और 2024 नहीं जीतेंगे तो 2027 में जीतेंगे, इसमें मुझे बहुत गंभीर संदेह है। इसलिए इनको चाहे या ना चाहे राजनीति में रहना है तो इनको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है या उनके वोटरों का सवाल है, तो उनके कोर वोटर जिनमें काफी कहा जा रहा है कि जो है भाजपा में चले गए, उनसे अगर बात कीजिए तो उनका कहना है कि अगर आपको बहुजन की जगह सर्वजन की बात करनी है, अगर आपको परशुराम की मूर्ति लगवानी है, अगर आपको ये, तो आप किस तरह से भाजपा से अलग है? फिर हमारा जहां मन होगा वहां वोट देंगे, हम क्यों आपको वोट दें? ये इस बार अखिलेश के खिलाफ गया है बहुजन का जहां तक वोट का सवाल है। तो इसलिए अखिलेश को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि वो उनकी स्ट्रेटजी चुनाव की क्या होगी। ऐसा तो नहीं कि सर्वजन के चक्कर में आप बहुजन का वोट भी खो देंगे। तो इसलिए इस पर उनको अच्छे से विचार करना पड़ेगा। और जिस तरह उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर के इस बार जो है बहुत आश्चर्यजनक ढंग से चुप्पी साधे रखी, इस तरह उनको स्ट्रेटेजिकली, आप चाहे टिकट जिसको भी दें चाहे जिसको भी ना दें, लेकिन आप इस तरह की बात करेंगे कुछ लोगों को जो हर्ट करेगा तो वो आपको नुकसानदेह साबित होगा। इस पर भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 24 नहीं लड़ेंगे तो 27 अभी से गया समझ लीजिए। जी, एक बहुत सही बात आपने यहां रखी है, सर्वजन बनाम बहुजन। जरा इस पे चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, सर्वजन बनाम बहुजन, परशुराम जी की मूर्ति, कोई राम की मूर्ति, कोई हनुमान की मूर्ति, पता नहीं मूर्तियां लगाने की एक जो यहाँ पर एक नई परंपरा, नई कवायद हम देख रहे हैं पिछले दिनों। यहाँ रोजगार की परंपरा थोड़ा कायम कीजिए। जो बेच रहे हैं सड़कों से लेकर के और अलग अलग पोर्ट तक और रेलवे स्टेशन तक, उससे इतर कुछ और कीजिए तो थोड़ा सा बातें होती। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और होने लगी और अब सर्वजन बनाम बहुजन की जो बात हो रही है, क्या आपको भी लगता है कि बीएसपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, 17 से लेकर के 20% माना जाता था, इस बार 12.7% बीएसपी को जो वोट आया है, मिले हैं, उस वोट में जो सेंधमारी हुई है वो पूरा का पूरा बीजेपी के तरफ चले गए ये लोग, और ये कहते हुए या ये मानते हुए कि अब सर्वजन वाली बात जो है वो सीधा सिंपल शब्दों में कहें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ चलो। और बहुत सारे आप देखें तो दलित और जो पिछड़ा तबका है, जो रोजी रोटी रोज की के काम धंधे पर जिनका जीवन यापन होता है, ये तबका जो है वो बीजेपी की ओर जा चुका है। क्या कहते हैं, क्योंकि आप जमीन पर हैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग क्या कहते हैं, इनके विचार, थोड़ा इनसे आपकी बात भी होती होगी, उस हिसाब से भी समझना चाहूंगा कि क्या कहते हैं लोग, क्यों ये लोग उस दिशा में जा रहे हैं। जाएं, उनकी इच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तबका जो है वो धर्म कर्म और उसमें भी इस ढंग से एक हिंसक रूप लेने वाला वाली जो स्थितियां रही हैं 92 में हमने देखा, उसके बाद भी कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं, गोधरा कांड से लेकर के और भी कई ऐसे आए। क्यों जा रहे हैं ये लोग? देखिए राजीव जी, जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसमें फिर जातियों का बंधन टूट जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक दिन डिबेट में बताया था कि अयोध्या की जो 84 कोसी परिक्रमा है या 14 कोसी परिक्रमा है या 5 कोसी परिक्रमा है या रामनवमी का मेला है, इसमें आने वाले जो 80 से 90% जो लोग होते हैं वो दलित और अति पिछड़ी आबादी के ही लोग होते हैं। फॉरवर्ड उसमें जो सर्वजन जिसकी बात होती है वो उनकी संख्या बहुत कम होती है। आप याद करिए, डॉक्टर लोहिया ने राम के शिव पर, मुझको नहीं लगता है कि उनसे अच्छा किसी ने लिखा। इस देश में रामायण मेला की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की थी।
तो उनका विजन एकदम क्लियर था कि इसके बिना हम जो है राजनीति को अलग दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। आप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ चलते हुए, उनको जोड़ते हुए आप एक जो राजनीति, जो सत्ता की बात है, जो देश चलाने की बात है, प्रदेश चलाने की बात है, वोट के माध्यम से उनको हम जोड़ सकते हैं। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है उसको दूसरे ढंग से लागू किया, लेकिन उसका वो आकर्षण जो धर्म का था, जो ऐसी चीजों का था, वो भारतीय जनता पार्टी ने हथिया लिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि राम कृष्ण शिव या जो भी चीजें हैं जो गांव-गांव में पूजा में आपको बताऊं, जैसे दुर्गा पूजा हो रही है, ये कृष्ण जन्माष्टमी होती है, अब तो गणेश पूजा भी चली शहरों में चालू हो गई। पहले कुछ जगह पे होती थी, दुर्गा पूजा कलकत्ता की थी तो गणेश महाराष्ट्र की थी, तो ये रामलीलाएं आती। उत्तर प्रदेश से रामलीलाएं खत्म हो गई, लेकिन जो इस तरीके की जो हल्ला गुल्ला मचाने वाले जो धार्मिक कार्यक्रम थे वो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। और इसमें भाग लेने वाला जो व्यक्ति है वो ठाकुर पंडित, जो जिसको हम अगड़ा कहते हैं या वैश्य है, जो है ये केवल दर्शक की भूमिका में रहता है। वहां पर आने वाला दलित और जो पिछड़ा औरत पिछड़ा है वो उन कार्यक्रमों को करा करके अपने आप को ये एहसास करता है कि हमने इनकी बराबरी कर ली, फॉरवर्ड की बराबरी कर ली, जिससे परशुराम मूर्ति और उसके जैसे अभी जेपी सिंह साहब कह रहे थे लगाने से वो छिटक गया, ऐसा नहीं है। वो लगता है कि उसको ये लगता है कि हम धार्मिक कार्यों से इसकी बराबरी कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसा अवसर क्यों ना उपलब्ध कराएं, उसके सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाएं। उसके सम्मान को बरकरार रखते हुए, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रमों से, अत्याचार से जो उसके ऊपर हो रहा है, सामाजिक जो विघटन की ताकतें जो सर उठा रही हैं उनके कारणों से हो, तो इन पर भी विपक्ष को जो है साधना होगा और चीजों को देखना होगा। दूसरा, 24 के लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में जो चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि जो अखिलेश आए हैं, जो उनका निर्णय हुआ है, इसमें निर्णय है प्रदेश के चुनाव, जब लोक चुनाव होगा, जब देश की बात होगी, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखेगा। अब इसमें उसको ये साबित करना है कांग्रेस पार्टी को, अगर वो मिलकर लड़ती है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती हैं तो निश्चित तौर से मुसलमान को अपने पाले में खड़ी करने के कवायद होगी। समाजवादी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस करेगी। वहां भी एक बड़ा सवाल होगा कि मुसलमान कहां जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के फलक पर अपनी चीजों को देखेगा। और दलित तो देख ही रहा है, वो निश्चित जानिए राजीव जी कि वो तलाश रहा है कि हमको कहां मजबूती मिलेगी। जो काशीराम ने मिशन शुरू किया था सत्ता में भागीदारी का, उसको जो मायावती ने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है, वो उसकी चर्चा होने लगी है कि हमको कहां से हम सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। ये ठीक है कि एमएलसी के चुनाव में जहां प्रत्यक्ष चुनाव है, पैसा चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हैं और एक तरफ पैसा बंट रहा है तो आदमी पहले पैसा लेने जाएगा, मंदिर बाद में जाएगा, तो वो चीजें चुनाव में होंगी। और सत्ता का चुनाव होता है, उसको अलग बात है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा 2024 के चुनाव में। केवल मीडिया की थोड़ा जो है कुछ दिन अखबार चलेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, फिर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन लड़ाई जो 24 की है वो भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है और विपक्षी दल भी जान रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि ये 2 वोट जो हैं कांग्रेस का, ये 3 वोट भी रहे। मैं ब्राह्मण को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा, क्यों उसके अंदर भी चर्चा चल रही है। इस चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई हैं, जो बन रही हैं, और जो योगी को पुनः प्रोजेक्ट किया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनके अंदर खाने ये चल रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, सबसे ज्यादा इस चुनाव में हमने उनको मजबूती दी है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब लीडर चुनने की बात आती है, मुखिया चुनने की बात आती है, तो वो कोई दूसरा ले जाता है। और 89 के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। तो इसका भी दर्द जो है वो कहीं ना कहीं, ठीक है कि वो धर्म के नाम पर उनको बरगलाने की कोशिश होगी, प्रसाद बांटा जाएगा, चरण रज बांटा जाएगा, वो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन चर्चा उनके अंदर ये समाज में शुरू है। तो मुझको लगता है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान, जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ को तलाशने के लिए कांग्रेस की ओर भी देख रहा है। और समाजवादी पार्टी इसमें बड़ी बाधक है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। तो अगर उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधन से लड़े तब तो मुश्किल खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अलग अलग लड़े तो उनकी राह आसान होगी। जी राजीव जी, सही बात, बहुत वाजिब बात यहां आप रख रहे हैं। 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, और यहां पर बाइपोलर चुनाव हमने देखा। प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, अपने अंदाज से मेहनत करती हुई दिखाई तो दी, लेकिन जब
चुनाव की बारी आ रही थी और लोगों की मन स्थिति की बात हो रही थी, तो वहां पर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या 2024 में अखिलेश यादव जो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, पहला पड़ाव 2024 है, उसके बाद 2027 है। लेकिन बहुत सही बात यहां रख रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी कि 2024 में जो सामने चुनाव है उसमें अगर बीजेपी को परास्त करना या ज्यादा सीटें लेना है, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा की सीटें, उसमें से ज्यादा सीटें अगर लेनी है, अपने पाले में अपने खाते में लाना है, तो उसके लिए क्या समाजवादी पार्टी एकला चलो के राह पर चलेगी और क्या कांग्रेस पार्टी भी एकला चलो? अगर ऐसा होता है, दोनों अपनी अपनी राह पे चलेंगे, तो फिर जनता जो है वोटर्स के वोट बटेंगे। और इसी सवाल के साथ राहुल लाल जी एक बार आपके पास आना चाहता हूं। क्या विधानसभा चुनाव की एक जो स्थिति थी, जो परिदृश्य था वो अलग, लेकिन 2024 की हम बात करें, क्योंकि अब अखिलेश यादव वहां पे डेरा डाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो इसलिए क्योंकि पहला पड़ाव 2024 है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश बनाम प्रियंका गांधी भी हम देखेंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, या अखिलेश और प्रियंका मिलकर के और आरएलडी जयंत चौधरी मिलकर के योगी को परास्त या बीजेपी को परास्त करने की कोशिश? मैं योगी की बात ना करूं, 2024 की बात होगी तो केंद्र की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, और वहां पर 80 में से ज्यादा सीटें अपनी ओर। तो बहुत सही यहां पर सवाल रख रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी। इसी बात के साथ आपके पास आना चाहूंगा, किस रूप में आप देखते हैं 2024 को, उत्तर प्रदेश को? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 80 सीटें हैं, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, या इनका जो है, इनकी रणनीतियां भी, इन्हें अपनी रणनीतियां भी चेंज करनी होंगी? देखिए, अभी की स्थिति में तो आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनेंगी, हमें लग रहा है कि अभी 2024 तक में काफी उथल वाली घटनाओं को हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि वैसे स्थिति में कोई गठबंधन की भी परिस्थितियां बन जाएं, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें जो बड़ी स्पष्ट है। नंबर 1 चीज की, इस समय जिस तरह से 1 वर्ष के भीतर समाजवादी पार्टी ने काफी जोरदार फाइट, काफी जबरदस्त लड़ाई उन्होंने लड़ी, ऐसे समय में जो मोमेंटम वो बना के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जब वो उन्होंने निर्णय लिया कि कराल के मामले को लेकर, तो स्पष्ट है कि वो उस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। तो और वो लगातार अगर जमीन पे बने रहेंगे तो इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा जमीन के ऊपर। यहाँ पे जो मैं आपके मुंह इस सवाल पे तो आऊंगा, लेकिन चूंकि सर्वजन और बहुजन का जब मामला उठ गया, थोड़ा मैं उसके ऊपर भी बोलूं कि अभी ये बात तय है कि जो हम लोग 12% का वोट शेयर भी देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, 2024 तक आते आते वो और कम होगा। जो जिस तरह से मायावती जी दिख रही है, तो वो वोट शेयर और घटेगा। तो अभी भी ये सवाल उन मतदाताओं के समक्ष भी है वो जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करते थे कि हम कहा जाए, वो इस बार बीजेपी के साथ गए हैं। लेकिन स्पष्ट है कि अभी वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई फिक्स समर्थक नहीं बन गए, वो अभी भी फ्लोटिंग वोटर के श्रेणी में ही है वो। यानी अगर वो 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो 2024 में वो किसी दूसरे जगह भी जा सकते हैं। ऐसे समय में देखिए 2-3 चीजें बड़ी आवश्यक हैं जो कि अखिलेश यादव को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी उनके साथ अत्याचार काफी ज्यादा होते हैं। भावनात्मक मुद्दों का जो अगर पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो कुछ उन्हीं के लिए, उनको मुबारकबाद के लिए छोड़ देना चाहिए। मुद्दों की राजनीति के मुद्दे ऊपर इन्हें टिके रहना चाहिए। तो आप उन सवालों के ऊपर जहां पर भी उनका शोषण हो रहा है, उन मुद्दों को काफी गंभीरता से अगर ये उठाएंगे तो वो जुड़ेंगे। दूसरा कि अपने पार्टी के भीतर लगातार जो है कि जो दलित नेता है उनको भी और इन्हें उभारना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है ऐसे कई मामलों के ऊपर, देखिए वो बेबी रानी मौर्य को किस तरह से उन्होंने राज्यपाल पद से हटा के फिर यहाँ पे चुनाव के लिए लाए। तो एक रणनीति इन्हें भी बनाना पड़ेगा जिससे कि उन वर्ग को लगे कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी जो है कि एक तरह से हमारे नेताओं को भी काफी सम्मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो जिससे वो जुड़ सकें। तो ये 2-3 कुछ बड़े कदम जो है आगे लॉन्ग टर्म में इन्हें प्लान बनाने पड़ेंगे। तो ये तो चूंकि अगर ये प्रतीकों की राजनीति करेंगे या तमाम दूसरे प्रकार की राजनीति करेंगे, तो देखिए वो सब राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो फिर वो उनके पीछ पे जाने वाला मामला हो जाएगा। तो तीसरी चीज मैं कहूंगा कि देखिए गठबंधन के सहयोगियों को लेकर, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इनको आप किस तरह से उन्हें एकजुट रखते हैं, क्योंकि पिछले वाले डिबेट में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि वो 2 लोगों के ऊपर हम लोगों की बड़ी पैनी नजर है। एक तो पश्चिम में जयंत के ऊपर और पूर्व में जो है कि वो राजभर जी के ऊपर, कि वो वोट ट्रांसफर के बाद तगड़ा स्थिति यहाँ पे रही और उनके कारण बड़ी स्थितियां बिगड़ गई उनकी। तो जैसे भी है इनके ऊपर डेरे डाले जाएंगे।
लेकिन बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि जैसे एलएलसी का चुनाव ठीक है, भले हारे जीते, लेकिन उसमें अपने गठबंधन को इन्होंने गठबंधन धर्म निभाया जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी। तो उनके साथ मिलकर एक तरह से उनके साथ इन्हें प्लान बनाना पड़ेगा और उनको कैसे सुरक्षित रखें और गठबंधन के अन्य नए सहयोगियों को कैसे जोड़ें, और गठबंधन के अन्य सहयोगियों को जब ये जोड़ेंगे तो इन्हें काफी खुले मन से कांग्रेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा और कांग्रेस को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो फिर वोटों का बंटवारा होगा। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ये बंटवारे की स्थिति में फिर से कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी और विपक्ष को, चाहे वो एक तरह से प्रियंका गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इनको कहीं से भी एक तरह से वॉक ओवर देने वाली स्थिति इनकी नहीं होनी चाहिए। अब राजीव जी आप बड़ी गंभीर बात कह रहे थे कि 2017 से 2020 के अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो बिल्कुल दिखता है कि वहां पर विपक्ष ने सीधे सीधे उनको वॉक ओवर की स्थिति दे दी थी। मैं दो मुद्दे उठा रहा हूं। एक तरह से देखिए, सीए एनआरसी के आंदोलन में 21 युवाओं को गोली लगी, जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि वो गोलियां पुलिस ने चलाई। उनके लिए कभी हमने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उन लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम की सरकार के बावजूद कम से कम 28 से ज्यादा बड़े धर्मगुरुओं की हत्या हो गई, क्रूर हत्या हुई। तो इन मामलों के ऊपर, चाहे वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो या हिंदू धर्मगुरुओं के ऊपर अत्याचार हो, ये विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। ये इलेक्शन में देखिए बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को तो उठाया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन इस तरह के मामले जो है कि वो उसको जो पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। अगर आप अल्पसंख्यकों के मामले पर बोलने से थोड़ा कतराएंगे तो आप यकीन मानिए कि फिर वहां पर भी वोट बटने की पूरी संभावना बन जाएगी। आप खुद ही कहीं कहीं ओवैसी जैसे लोगों के लिए आप स्पेस तैयार करेंगे। तो आपको बिल्कुल खुल के रखनी चाहिए आपकी पॉलिसी। आप समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस जैसी वो तमाम पार्टियां, वो खुल के अपने नीतियों में आना चाहिए कि अत्याचार चाहे कहीं पर भी होगा, चाहे वो दलित उत्पीड़न होगा तो हम आवाज उठाएंगे, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे, या फिर हिंदू जो हमारे धर्मगुरु हैं उनकी भी हत्या होगी तो हम वहां पर भी आवाज उठाएंगे। ये पॉलिसी पे चलना पड़ेगा आपको। और हमें लग रहा है कि कहीं कहीं विपक्ष जो है उसने विधानसभा चुनाव के बाद काफी शिक्षा ग्रहण किया है और उसी तरह जो हम लोग उम्मीद करते थे, क्योंकि देखिए ये जनादेश था, इस पूरे जनादेश में अखिलेश यादव की जो 47 से उनकी सीटें कहीं कहीं गठबंधन के साथ आज 125 सीटों पर पहुंची है, वो जनादेश सीधे सीधे उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठने के लिए था। तो उन्होंने जनादेश का सम्मान किया है और जनादेश का आप सम्मान करते हैं और वो सम्मान जो है कि मैं कहूंगा तो वो सदन के भीतर तो करे ही करे, जैसे कि आईपीएस महोदय साहब ने भी कहा कि वो सड़क पर भी दिखनी चाहिए और हमें लग रहा है कि वो सड़क पर भी आगे आने वाले समय हम लोगों को दिखेगा, क्योंकि देखिए उनके कार्यकर्ता काफी संख्या में है। वो जब उत्तर प्रदेश में होंगे तो उनका मनोबल भी काफी बढ़ाई वाली दिखेगा, तो वो चीजें हम लोगों को लगातार नजर आएंगी। बिल्कुल राहुल लाल जी, बहुत सारी बातें, सर्वजन और बहुजन की बात भी आप यहां रख रहे हैं और उसके अलावा स्ट्रेटेजी और साथ में 2017 से 2022 के बीच में विपक्ष कहां था इसकी पोल भी आप खोल रहे हैं और बिल्कुल सही है। सीए एनआरसी का मामला हो चाहे और भी कई मामले, 2019 के बाद से जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी की ओर से संभाली थी, तब से प्रियंका गांधी सड़कों पर और यदा क्यादा जो भी अगर वहां पर जिस प्रकार की भी बातें और ऐसी चीजें जो अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार का मामला आया हो, वहां तो प्रियंका गांधी नजर आई, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी थी और ये 47 सीटें भी अगर सदन से लेकर बाहर तक, सड़क तक अगर ये लोग भी कुछ विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली बात होती, विपक्ष का जो काम है वो ईमानदारी के साथ करते, तो बात कुछ और थी। खैर 2017-22 बीत चुका है, अब 22 का चुनाव भी समाप्त हो चुका है और अब आज 22 तारीख है। 3 दिन बाद योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पिछले 35 साल में कोई इंसान बनने जा रहा है, ये रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज होने जा रहा है। और साथ में उनके सामने एक चुनौती ये भी है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में रखें, किसको न रखें। बहुत सारे इसमें भी जो नाम है वो तैर रहे हैं अलग अलग ढंग से, उसकी चर्चा हमने कल की थी। लेकिन अब विजय शंकर सिंह जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा और स्ट्रेटजी की बात हम कर रहे हैं। कहां किस अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखें 2022 के चुनाव में तो यहां कहां पिछड़ी हुई नजर आई। लेकिन उससे ज्यादा आपसे एक चर्चा बहुजन और सर्वजन की इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि
बीजेपी अपना का दावा है कि हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी खुले तौर पे बोले ना बोले, लेकिन उनके लोग बोलते हैं हिंदुत्व की राजनीति, और हिंदुत्व के चश्मे से वो सबको 80 को समेटने की कोशिश, जो 80 इसलिए कह रहा हूं कि ये नारा भी बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया था, 80 और 20 वाला, तो 80 को समेटने की कोशिश, और कहीं ना कहीं उसमें वो सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर मायावती का वोट बैंक खिसक करके भी उनकी तरफ जाता है, और आने वाले समय में अगर यहां हम देखते हैं विजय शंकर सिंह जी कि अखिलेश यादव इस तबके को या प्रियंका गांधी इस तबके को अपनी ओर, जो बहुजन है उसको अपनी ओर नहीं ला पाते हैं, तो क्या 2024 का जो चुनाव होगा, वो जो राह होगी, वो आसान आपको नजर आता है? विपक्ष के हिसाब से 80 सीटें जो हैं, 80 सीटों पर बीजेपी तैयारी करे ना करे, वॉक ओवर की स्थिति आज की तारीख में दिखाई तो दे ही रही है बीजेपी के लिए। जी राजीव जी, मैं इसमें शुरू इस बात से करूंगा कि भाजपा जब कहती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो कम से कम इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो सच बोल रही है। उन्हें अपना लक्ष्य पता है। उनका ये लक्ष्य आज का नहीं है, उनका ये लक्ष्य आज से 100 साल पुराना लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को लेकर वो तब भी चले थे जब उनकी बात कोई नहीं सुनता था। लेकिन लोग समझदार थे, और ज्यादातर लोग जो हिंदू ही थे, सनातनी हिंदू थे, धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, धर्म कर्म में रहते थे, तमाम बातें करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को नकार दिया, और जो रास्ता चुना वो एक अलग रास्ता चुना जो हमारे संविधान ने बताया था। क्या विडंबना है कि गांधी एक सनातनी हिंदुत्व के खिलाफ खड़े रहे, और सावरकर जिनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, जो नास्तिक थे, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चले। तो निश्चित रूप से हिंदुत्व उन लोगों के लिए एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक टूल है, और उसकी आइडियोलॉजी वहीं से निकलती है जो कि जर्मनी और इटली से निकली थी। मैं उसको यूरोपियन फासिस्ट नेशनलिज्म कहता हूं। यूरोप का जो फासिस्ट राष्ट्रवाद है, जो 1945 में समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, ये उसी की देन है। और यह भी एक बड़ा ही अजीब सा तर्क है कि जिन्ना और सावरकर दोनों ही मूलतः धर्मनिरपेक्ष थे, धर्म के विरोधी थे, किसी को अपने धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी, कोई अपना धर्म का धार्मिक कर्मकांड नहीं मानते थे, लेकिन दोनों ही अपने धर्म को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए आए, और जिसका परिणाम आपके सामने है। मेरा यह कहना है कि सरकारें किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं होती हैं। धर्म की स्थापना के लिए धर्माचार्य होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए धार्मिक पुरुष होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए जो हमारे विद्वान हैं, जो धर्म की व्याख्या करते हैं, वो होते हैं। लेकिन सरकारें होती हैं गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस में आता है जनता का सुख दुख, इस पे आने के लिए। दूसरी चीज बहुजन और सर्वजन का यह है, मेरे कुछ बड़े अच्छे मित्र हैं जो कि दलित चिंतक रहे हैं, वो इस समय वाकई बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण दूसरा है। उनकी परेशानी का कारण ये है कि वो बिल्कुल भ्रम में है, वो कंफ्यूज्ड है। जिस समय काशीराम जी ने बड़ी मेहनत से इस पार्टी को बनाया था, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टी एक चमत्कार कर जाएगी। लेकिन जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़े, बहुजनवाद को लेकर आगे बढ़े, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर आगे बढ़े, वो पार्टी धीरे धीरे सर्वजन की ओर चली गई। और यही एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि तमाम प्रतिरोध और विरोध के स्वर को भी अपने में आसानी से समेट लेता है, जहां भी समेट ली। तो मेरा ये कहना है कि अगर दलितों का कोई हित है, जैसे अभी खबर आ रही है कि सरकार ने लैटरल भर्ती की है नौकरियों में, लैटरल भर्ती में आरक्षण नहीं है, संविदा में कर रही है तो संविदा में आरक्षण नहीं है, 69,000 शिक्षा मित्रों का हुआ तो उसमें भी आरक्षण को किया गया। तो धीरे धीरे कहीं न कहीं वो ताकत है जो कि इस आरक्षण को दरकिनार कर रही है। क्योंकि इसको लागू करने वाले ज्यादातर सर्व समाज से या सवर्ण, हमारे जैसे लोग जो सवर्ण समाज से आते हैं, वो लोग हैं, तो वो इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दलितों के बीच ये बात चल रही है। दूसरी चीज, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी कंपनियां बंद हो रही हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, उसका सीधा अधर आरक्षण पर जाएगा। आप याद करिए कि रामविलास पासवान कहा करते थे कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो, बड़ा उसका विरोध होता था। लेकिन निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात इसलिए नहीं की गई कि भाई हमारी फैक्ट्री, हम चाहे एक्स को रखें, वाई को रखें, आपसे क्या मतलब। एक निजता की बात थी, पैसा हम लगा रहे हैं तो एम्प्लॉय चुनने का अधिकार हमारा है, जो सामान्य बात कहती है। लेकिन आज जब सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी तब हो जाएगा। दूसरी को प्रकाश जी ने बहुत सही बात कही कि धर्म में चाहे आप कांवड़ में चले जाइए, चाहे पंचकोशी यात्रा में चले जाइए, चाहे पूजा पाठ में चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए,
आपको ओबीसी और दलित ज्यादा मिलते हैं। ये एक सोशल इनसिक्योरिटी है, जो भय है आपका, जो समाज का भय है, आपको हीनता का भय, जो कुछ नहीं आपके पास है, तो ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो जाहिर है कि आप जाएंगे। दूसरी चीज, सवर्ण में जो बड़ी जातियां हैं, जैसे ठाकुर है, जिससे हम लोग आते हैं, ब्राह्मण है, जो भी हो इन दोनों जातियों में, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये अपने धर्म को भी जानते हैं, धर्म की असलियत को भी जानते हैं, धर्म के पाखंड को भी जानते हैं, तो इस बेवकूफी में नहीं पड़ते। अभी उस चीज की जागरूक करना पड़ेगा, और ये जागरूकता लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया नीचे उतरकर, गांव गांव जाकर, ताकि उनको काशीराम के उस मिशन से और जोड़ा, इन्होंने उससे दूर कर दिया। दूसरी चीज यही है कि मैं, जब अखिलेश यादव की बात चल रही है, तो मैं ये भी कहूंगा कि इस बार फिर हमें डॉक्टर लोहिया, चूंकि वो डॉक्टर लोहिया उनकी पार्टी के आदर्श पुरुष हैं, और इस देश की आजादी के बाद की शायद सबसे चर्चित थिंकर और विचारक रहे हैं। उनकी बहुत सी चीजों पर बवाल हो सकता है, बहुत सी चीजों पर असहमति हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 47 के बाद का वो सबसे प्रखर समाजवादी चिंतन का दौर था, डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव का। इस चीज को आज किसी सामान्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से पूछ लीजिए, शायद वो नाम भी न जानता हो, उनकी 2-4 किताब भी नहीं जानता हो। तो इस तरह से वैचारिक पीठिका अंदर से इनको शुरू करनी पड़ेगी, और जब तक इसको शुरू नहीं करें तब तक आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का ये कहना कि इलेक्शन में क्या होगा 24 में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपसी गठबंधन क्या होगा, मुझे लगता है कि अभी काफी देर है, और दोनों ही पार्टियां, जो तात्कालिक मौका निकलेगा, हो सकता है तब तक कोई ऑल इंडिया मोर्चा बन जाए, जिसमें समाजवादी पार्टी भी रहे, कांग्रेस भी रहे, तो लोग उन सीटों की पहचान कर लें, भाई जहां हम मजबूत हैं तहां हम लड़िए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं रहे, लेकिन और जगहों पर है। तो ये सब चीजें बहुत ही ऊंचे लेवल पर जो इनके रणनीतिकार हैं वो आपस तय करेंगे। उनके दिमाग में फिलहाल क्या है, हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं, लेकिन हमें जरूर चाहेंगे कि विपक्षी एकता मजबूत हो, और ऐसी विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि एक बेहतर सरकार आए। जी जी बिल्कुल, विजय शंकर सिंह जी, बिल्कुल सटीक बातें आप रखते भी हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कर भी रहे हैं। और कई लोग, कई साथी जो हमें देखते हैं, हमारे दर्शक अपने अपने विचार रखते भी हैं, इस कमेंट बॉक्स में देखता हूं। घनश्याम मिश्रा जी लिख रहे हैं कि अगर अखिलेश को 2024 में मोदी जी को सीधी चुनौती देनी है तो उनको समूचे विपक्ष एकजुट रखते हुए, उनको जमीन से जोड़ते हुए, उनको सीधा संवाद जनता से करना होगा। बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, वो अमलिंदु जी, आप लोग भी इस पर अपने विचार रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं 2022 के चुनाव के बाद, ये जो 5 राज्यों का जो चुनाव खत्म हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में और ऐसे भी कह रहे हैं लोग कि अगर बीजेपी को सीधी चुनौती देनी है, 2024-22 बीत गया, अब आने वाले समय में तो आपको विपक्षी एकता को मजबूत करनी होगी, जिस पर अभी अपना विचार रख रहे थे विजय शंकर सिंह जी। लेकिन थोड़ा आपके विचार भी चाहूंगा कि 2022 के बाद 2024 या उस बीच में और भी चुनाव हैं कई राज्यों के, क्या विपक्ष या विपक्षी एकता की मजबूती दिखाई देती है आपको? क्योंकि होता यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में हमने 2 विपक्षी गठबंधन को देखा। 2017 के विपक्षी गठबंधन को देखा, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, चुनाव के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। फिर उसके बाद 2019 के विपक्षी गठबंधन को हमने देखा, समाजवादी पार्टी और बसपा एक लंबे अंतराल के बाद एक कहें तो एक दुश्मनी को भुला करके दोनों एक साथ आए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, बहन जी ने अपना रास्ता जो है वो अलग कर लिया। और सबसे पहले बहन जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने ही ये गठबंधन पहले तोड़ने की घोषणा की थी, इसलिए। अब ऐसे में फिर से, क्योंकि बहन जी भी रहेंगी, यहां सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, वहां बसपा की बात भी है, वहां पर अब आम आदमी पार्टी भी किसी भी ढंग से अपना पैर पसारने में लगी हुई है। क्या लगता है कि विपक्ष में एकजुटता दिखाई देने वाली है आने वाले समय में, या जैसा चल रहा है उस आधार पर तो बीजेपी के लिए सब मिल करके राहें जो है वो आसान करते नजर आते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, असल में पहले तो इस विपक्षी एकता को 2024 के संदर्भ में समझना होगा। मुझे लगता है 2027 तो भी बहुत दूर है। 2024 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में असल में मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। मेरा सोचना यह है कि अगर बाइपोलर चुनाव नहीं होता 2022 का, तो अखिलेश यादव की तमाम गड़बड़ियों के बावजूद 300 सीटों के साथ सरकार स्पष्ट रूप से बन रही होती।
बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूती से जुड़ रही होती और कांग्रेस भी मजबूती से जुड़ रही होती तो परिदृश्य दूसरा होता। मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट सीधा सीधा जो ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी को हुआ वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति आप चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए वो सही हो सकता है, या समझ लीजिए समाजवादी पार्टी की कमजोरियां हो सकती हैं, या कह लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, कि एक वर्ग अभी भी ऐसा है कि जब उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो प्रमुख रूप से संघर्ष कर रही है और इसकी सरकार बन सकती है, तो वो सारे अपने दुख दर्द भूल के फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ जाता है। बड़ा तबका एक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा ज्यादा है और इस प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है इस तरीके से, और इसलिए वो बाईपोलर चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहती है, उसका उसको जब भी बाईपोलर चुनाव हुआ उसको फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूती के साथ रहना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को भी मजबूती के साथ उतरना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मजबूती के साथ उतरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरी पार्टी जो है थोक भाव में इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेची है बहन जी ने, तो 24 तक आते आते क्या परिस्थितियां बनेंगी, हो सकता है बहन जी कुछ दबावों से मुक्त हो जाए, जो मुक्त अभी देख रहे हैं कि उन्हें लगे कि शायद कुछ सरकार जो है बनने वाली है 24 में, तो उन दबावों से मुक्त हो जाए, तो फिर उनकी भी इच्छा जो है हो जाएगी, नहीं अब तो हम लड़ेंगे मजबूती के साथ चुनाव, ये भी हो सकता है। कांग्रेस को भी मजबूती से लड़ना चाहिए। जब चुनाव हो रहा था राजीव जी, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक दरवाजा जो है जो एंटी भाजपा और एंटी सपा दोनों है, उसके लिए एक दरवाजा जो निश्चित तौर पर खुला रहना चाहिए, वो कांग्रेस का दरवाजा है। वो अगर कांग्रेस का दरवाजा खुला रहेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति मजबूत तरीके से दिखाई देगी। इत्तेफाक कहिए या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहिए कि वो इसमें कामयाब रही कि वो दरवाजा जो है वो ना खुल पाया ना बंद हो पाया, वो दरवाजा दिखाई नहीं पड़ा कि वो दरवाजा कहीं है भी कि नहीं है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। तो इसका भी लाभ जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से मिला। दूसरा जो बहुजन और सर्वजन की बात है, तो मुझे लगता है कि यहां भी अखिलेश यादव की थोड़ी सी गलती रही। और एक तो पहली बात यह है कि आपने किस ब्राह्मण से पूछ के जो था वो परशुराम की मूर्ति बनाने की आपने घोषणा कर दी। किस ब्राह्मण ने आपको बताया कि परशुराम जो है उसके आराध्य देव हैं, जिनकी मूर्ति रखना बहुत जरूरी है, और उस परशुराम की मूर्ति से ब्राह्मण जो है एकदम सेट हो जाएगा आपके लिए। जिस भी ब्राह्मण ने अखिलेश यादव को सुझाव दिया, मुझे लगता है अखिलेश यादव को सबसे पहले उस ब्राह्मण को कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि परशुराम जो है वो ब्राह्मणों के कोई नेता, वो ब्राह्मणों के आराध्य नहीं है, ये समझना चाहिए। और ब्राह्मणों का आराध्य, ब्राह्मणों का नेता कोई परशुराम टाइप के नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों की जो असली छवि है वो पढ़ने लिखने वाले लोगों की है, तो उनका नेता, उनकी मतलब छवि जो है, उनका आराध्य जो है वो उसी टाइप का व्यक्ति हो सकता है। उनकी आराध्य जो सरस्वती हो सकती है, परशुराम नहीं हो सकते। तो परशुराम तो जो है वो जब DS4 उत्तर पे आया, जब और जब DS4 का नारा चलना शुरू हुआ कि तिलक तराजू और तलवार, इनके बाद वो जूते चार और बामन ठाकुर लाला चोर बागी समय DS4, उसके बाद परशुराम जो थे वो ब्राह्मणों को नेता बनना शुरू हुए। तो ये समझ जो होनी चाहिए, और इसने बड़ा नुकसान किया मुझे लगता है। और दूसरा कि जो संघर्ष है ब्राह्मणों के बीच में या बहुजनों के बीच में, मुझे लगता है कि अगर ये संघर्ष इतना ही कामयाब होता और इसके आधार पर इतना होता, तो ना तो बहन जी थी वो सरकार बनाती ब्राह्मणों के वोटों से, और ना भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों के समर्थन से सरकार बनाती। जमीन पे ये समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर समस्याएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं को देखिए आप किस तरीके से हैंडल कर रही है कि वो दलितों का आरक्षण भी खा रही है, दलितों की जो है वो SC/ST एक्ट के साथ खिलवाड़ भी कर रही है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, पिछले 5 सालों में हुआ है। NCR के आंकड़े, कोई हमारा आरोप नहीं है, ना कोई हमारा कहना है। और उसके बावजूद अगर दलित जो उनको वोट देता है, तो ये नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि रणनीति दूसरे दलों की क्या हो। तो ओम प्रकाश जी जो कह रहे थे कि दलित वोटों पे जो ध्यान देना चाहिए कांग्रेस को, मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर मेहनत करनी चाहिए और कांग्रेस को काम करना चाहिए। NGO की तरीके से काम करने से बाहर निकल के असली विपक्ष की भूमिका जो प्रियंका गांधी निभाती रही है, उसी तरीके से बाकी कांग्रेस को भी जो है वो निभाना चाहिए।
और समाजवादी पार्टी को भी जो है उम्मीदें बन रही है कि समाजवादी पार्टी भी जो निश्चित तौर पर अच्छे विपक्ष की भूमिका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर निभाएगी। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये फैसला लिया है लोकसभा की सदस्यता छोड़ के विधानसभा में जमने का, तो इससे भी आशा बनती है कि निश्चित तौर पर ये नई राजनीति जो है, नया विपक्ष जो है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की बैठक बाद में होगी, उससे पहले प्रियंका गांधी की बैठक हो चुकी है अपने पदाधिकारियों के साथ की क्या कमियां रही है, किस तरीके से हमको नए सिरे से जाना है। तो मतलब ये भी समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो 2024 और 2027 से बात होगी तब होगी। 2024 को लेकर के दोनों गंभीर है और मुझे लगता है कि दोनों इस पर काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जो समीकरणों की बात होगी, कैसे समीकरण बनते हैं, किनकी जो है एकता होती है, किनकी एकता नहीं होती है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि तब तक जाकर के और कौन से नए समीकरण बनते हैं, क्या नए मुद्दे लेकर के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के खेलती है, किन मुद्दों पे आकर के फंसाने की कोशिश करती है विपक्ष को, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और दूसरा जो है हमारे बहुत से मित्र कह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक दल की बैठक नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें क्या होगा ये भी बड़ी देखने वाली चीज होगी। और होती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ किस तरीके से चुन करके आते हैं और किस तरीके से उनके सहयोगी जो है वो चुन करके आते हैं, ये भी काफी देखने वाली चीज होगी। तो देखना ही होगा कि इस विपक्ष को योगी आदित्यनाथ से लड़ना है कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, ये भी अभी जो है बड़ा मसला होगा। मुझे लगता है ये 25 तारीख के बाद जो है जाकर के या 24 के बाद जाकर के ये बहुत सी चीजें जो है स्पष्ट हो पाएंगी राजनीति, मुझको ऐसा लगता है। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा रास्ता खुला हुआ है और दिलचस्प राजनीति जो है 2024 से हम लोग को देखने को मिलेगी। जी अब समय थोड़ा कम है, लेकिन चर्चा में थोड़े एक सवाल जो अभी आप रख रहे हैं उस सवाल पे आना चाहूंगा। जेपी सिंह साहब और ओम प्रकाश जी आपके पास भी। पहले जेपी सिंह जी, क्या जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि भाजपा विधायक दल की बैठक नहीं हुई है और उसके बाद वहां विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो इनको किस बीजेपी से लड़ना है, योगी की बीजेपी से या मोदी की बीजेपी से, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे योगी आदित्यनाथ, अब उम्मीदवार भी हैं और 25 तारीख को ओथ ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर विधायक दल की बैठक हो न हो, ऐसे भी अगर कहें तो वो तो होना ही है और उसमें एक रस्म अदायगी कह लें, ये तो वही है भाजपा के लिए। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, क्योंकि ये सवाल इन्होंने छेड़ा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं जेपी सिंह साहब। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें भाजपा तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। सपा के सामने, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, उसके सामने संघ से लड़ाई है उसकी। और मोहन भागवत साहब का जो आपने जिक्र किया था और आप लगातार इस पर बहस भी चला रहे हैं, तो मोहन भागवत और योगी की वार्ता के दो दिशा में जो है वो क्या कहते हैं चर्चा हो रही है। एक हो रही है कि योगी और मोहन भागवत ने मिलकर 2024 और 2029 की रणनीति तय की है, या किस तरह योगी को डिस्टेबलाइज किया गया पिछले 5 साल में और अब की बार डिस्टेबलाइजेशन योगी नहीं चाहते हैं, इस दिशा में हुई। दूसरा जो है चर्चा ये हो रही है कि योगी जी को मोहन भागवत ने समझाया कि जो मोदी जी और शाह जी कह रहे हैं उसको वो मान लें और केशव प्रसाद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना ले। जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, जब तक सरकार शपथ नहीं लेगी, तब तक ये बात आपको या हमको या किसी को भी स्पष्ट रूप से नहीं पता चलेगी कि वास्तव में मोहन भागवत और योगी जी की क्या बात हुई, और योगी जी की चलेगी कि मोदी जी की चलेगी कि दोनों के बीच में संघ कोई जो है बीच का रास्ता निकालेगा। अभी तक लगातार प्लांटेड खबर चल रही है कि योगी जी किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर चल रही है कि नहीं, केशव प्रसाद निश्चित रूप से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वहीं एक तीसरी खबर चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, केवल कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। अब ये बात कब क्लियर होगी? जब ऑफिशियली योगी जी नेता चुने जाएं और उसके बाद लिस्ट निकले कि किसको किसको शपथ दिलाया जा रहा है, या लिस्ट न निकले, सीधे शपथ ग्रहण में दिखाई पड़े कि कौन कौन शपथ ले रहा है। कभी बेबी रानी मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, कभी असीम अरुण डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कभी AK शर्मा जो साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और फिर ये दिनेश शर्मा और मौर्य जी ही हैं। दिनेश शर्मा का नाम इस समय थोड़ा पीछे चल रहा है,
इसमें उनकी उतनी चर्चा नहीं है, इसलिए सब कयासबाजी है। लेकिन असली तो संघ है। संघ जिसको चाहेगा वो बनेगा, संघ जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं बनेगा। न इसमें मोदी कहीं है और न इसमें योगी कहीं है। संघ जिसको चाहेगा वही बनेगा, संघ नहीं चाहेगा नहीं बनेगा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना। संघ के ऊपर है और संघ की बैठक हो गई है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन क्या संघ की यानी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को कहें तो मनाने पहुंचे थे या कुछ बताने पहुंचे थे? क्या करने पहुंचे थे ये तो उस समय पता चलेगा 25 तारीख को ओथ के बाद, और किसके खाते में क्या कुछ आता है। लेकिन उससे पहले विपक्ष की भी हम बात कर रहे थे और ओम प्रकाश जी, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष पे और योगी को सीधी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गए हैं अखिलेश यादव। इन सब की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात जिसको अभी छेड़ी इन्होंने अमलेंदु उपाध्याय जी ने कि अभी तो इनकी बैठक भी नहीं हुई है, यानी योगी आदित्यनाथ अभी विधायक दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं और पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो हम लोगों के सामने यहाँ अलग अलग ढंग से रखा जा रहा है। क्या कुछ चर्चा चल रही है आपके नज़रिए से, और वो भी अगर कहें तो अयोध्या से? अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो अलग अलग मठाधीश हैं, मठाधीश में कह रहा हूँ स्पेशली, ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ से क्या पैगाम जा रहा है? देखिए राजीव जी, कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कौन विभाग मिलेगा, ये सब बेईमानी की चीजें हैं। तो सरकार बनेगी तो किसी न किसी को मिलेगा ही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अखिलेश और योगी की जो बात है कि जो आने वाला परिदृश्य होगा 24 के संदर्भ में, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर की जो चीजें होंगी और सड़क पर जो चीजें होंगी, उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि अगर योगी का तेवर इस सरकार में भी वही रहा 2017 से 22 का, तो भी जान लीजिए जय श्री राम है। और अगर योगी को नाथने की कोशिश की गई मोदी और शाह के द्वारा, तो जो योगी का चरित्र है वो कहीं ना कहीं से जो है वो बगावती शुरू होगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। संघ चाहे जो कर ले, वो योगी की चीजों को, योगी के मन मस्तिष्क को नहीं बदल सकता है। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। विधायक दल की बैठक हो चाहे ना हो, आज की तारीख में संघ की भी हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कि रिमोट कंट्रोल हो गई है इस समय मोदी और शाह की। संघ की भी हैसियत नहीं है कि वो योगी को मुख्यमंत्री पद से के लिए जो है नेता ना चुने। तो ये रहा तो उसकी चीजें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे कि पढ़ने लिखने वाली बात, कार्यकर्ताओं को लैस करने वाली बात, कि भारतीय जनता पार्टी संघ पिछले 100 साल से इन चीजों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करती है और लड़ती है, हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, आंदोलन के मूड में रहती है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के मोड में रहती है। हालांकि वो जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं वो दूसरी तरीके से, कश्मीर फाइल दिखा करके, उग्रवाद दिखा करके, हिंदू मुसलमान बना करके, डर दिखा करके, वो कोई राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं होता है कि वो दीनदयाल के एकात्मवाद को पढ़ाते हो, दीनदयाल के अंत्योदय को पढ़ाते हो, या और भी चीजों को पढ़ाते हो जिससे जो है सामाजिक समरसता की बात हो। वो जो पढ़ाते हैं वो विघटनकारी चीजों को पढ़ाते हैं, वो उनका कार्यकर्ता समझता है और पूरी तरीके से वो लैस है इन चीजों से। जो है हमारी जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस के लोग हैं, मैं इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं जुड़ा रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना काल रहा है तो स्थापना काल में मैं जुड़ा रहा हूं, और तमाम हम लोगों ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो है तमाम प्रदेशों में जाकर के अटेंड किए थे। जनेश्वर जी थे उस समय, मधुलिमय जी थे, मददंडोते जी थे, तमाम लोग आते थे और प्रशिक्षण देते थे, कार्यकर्ताओं को लैस करते थे। आज समाजवादी पार्टी में इवन अखिलेश को भी मैं मानता हूं कि अखिलेश ने भी लोहिया को नहीं पढ़ा है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, आज एक चुनाव की बात है, 22 निपट गया, 24 है, फिर 27 आएगा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य छोटा होगा, सत्ता प्राप्त करने का होगा, तो जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं समीकरण भिड़ाने पड़ेंगे, राजभर को जोड़ना पड़ेगा, मौर्य को जोड़ना पड़ेगा, फलाने को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आपके कार्यकर्ता लैस होंगे, आप स्वयं राजनीतिक विचारों से लैस होंगे, जनता ही चुनाव लड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सारे लोग कह रहे थे कि चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, जनता बनाम सरकार का है, और जनता जीती। वो ठीक है कि तमाम तिकड़म करके जो है वो सरकार, फिर सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अलग बात है। लेकिन जनता इस चुनाव में विजयी हुई है। उस जनादेश को देखते हुए राजनीतिक दलों को, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, या जो दूसरे भी लोग हों, उनको अपने
कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से लैस करना होगा। एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, देश के संदर्भ में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए सिर्फ सत्ता लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपने लैस करें कार्यकर्ताओं को, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। 2 साल में कोई बहुत बड़ी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, लेकिन 2 साल का समय भी कम नहीं होता है। आप इस 2 साल में सदन में लड़िए, सड़क पे लड़िए, वो सारी चीजें आप करते रहिए, लेकिन आपके पास इतना तो होना चाहिए, आपके पास इतने सारे राजनीतिक दलों के पास जो पढ़ने पढ़ाने लोग हैं, जैसे कि आते हैं किसी डिबेट में, सुनीलम जी हैं, तो मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक हैं और जो है लोगों को लैस करते हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं, उनकी आप कार्यशालाएं चलाइए जनपद जनपद में, तहसील स्तर पे, जिस भी स्तर पर आप कर सकते हो, तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है और देश को बांटने वाली ताकतों से लड़ा जा सकता है। राजीव जी, एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, अयोध्या में पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक मासूम बालिका के साथ, 7 साल की बालिका के साथ हैवानियत भरा अंजाम दिया जाता है, और जो घटना स्थल है वो एक अयोध्या के बड़े धर्माचार्य का है, जो उनका भतीजा चलाता है पिछले 3 साल से। योगी जी ने उस स्थल को आश्रय स्थल बनाने के लिए फंड दिया, सरकारी पैसा दिया, कि ताकि जो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मठ मंदिरों में नहीं रुक सकते हैं, वो वहां रुकें। उस ठेकेदार ने क्या किया कि पैसा पूरा जो है आधा अधूरा काम किया और एक कार गिफ्ट कर दी धर्माचार्य को। उस धर्माचार्य के भतीजे ने पिछले 3 साल में उस सरकारी स्थल का उपयोग करके करोड़ों रुपया कमाया। अब जो ठेकेदार वहां पर है, जो इस काम को करता है, शादी ब्याह की बुकिंग करता है, वो जात से गुप्ता है, अयोध्या विधायक भी जात से गुप्ता है, तो उन पर आरोप लग रहा है कि वो अपने सजातीय ठेकेदार को बचाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। अखबारों में है, अखबारों में छप रहा है, स्टोरी जा रही है, और वो धर्माचार्य चूंकि बड़े धर्माचार्य हैं, सीधे सीधे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी जी से जुड़े भी हुए हैं, तो उनको भी बचाने की कोशिशें, आरोप जो लग रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इसको आंदोलन के रूप में देखना चाहिए और बनाना चाहिए। उन्नाव बना था, उन्नाव और हाथरस से कम हैवानियत भरी घटना नहीं हुई अयोध्या में। तमाम अखबार के और सोशल मीडिया पे इसको लिखा जा रहा है, चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर वही घूम फिर करके जो है कि विपक्ष जो है चुप है, और सत्ता पक्ष पर चूंकि इल्जाम है, आरोप है, तो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2 आंदोलन की बात करूं इस संदर्भ में, इस जो है, एक आंदोलन समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल चलाया था, जिसमें हल्ला बोल में जो है तमाम अराजकता जैसी भाव आ जा रही थी, लेकिन इसी फैजाबाद की धरती पर, अयोध्या की धरती पर एक समाजवादी नेता हुआ करते थे, रविन्द्रनाथ तिवारी, जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आंदोलन चलाया था, इंगित करो आंदोलन, अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने चलाया था कि जो अधिकारी बेईमान है या जो काम नहीं कर रहा, जनता काम नहीं कर रहा, तो वो इंगित करते थे कि ये फला अधिकारी, ये डीएम या कमिश्नर या फला अधिकारी जो है, इसकी ये कार्यशैली, हम इसको इंगित कर रहे हैं, और 1 दिवसीय धरना वहां पर वो देते थे। तो ये आंदोलन बड़ा सफल हुआ था और बहुत सकारात्मक, जैसा विजय शंकर जी कह रहे थे कि अपराधी ना हो, सकारात्मक चीजें जाएं। तो मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी को अयोध्या जैसे प्रकरण पर इंगित करो आंदोलन चलाना चाहिए, और अखिलेश को आकर के स्वयं एक दिन अयोध्या की धरती पर बैठना चाहिए कि घटना निंदनीय है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी तरीके पूरे प्रदेश में और जहां भी चीजें घटना हो, तो एक सकारात्मक आंदोलन चलाएं, जिसमें न कहीं लाठी चलनी है, न कहीं अराजकता की स्थिति और कानून संविधान की स्थिति उत्पन्न होगी, तो जनता आपके साथ जुड़ेगी और आने वाला परिदृश्य बदलेगा। ये मेरा मानना है। जी राजीव जी। बिल्कुल, अखिलेश यादव या विपक्ष को क्या कुछ करना चाहिए, ये बातें हम यहाँ कर रहे हैं। चर्चा का वक्त भी खत्म हो गया है, लेकिन 2 साथी हमारे राहुल लाल जी और विजय शंकर सिंह जी, आपसे छोटा छोटा जवाब चाहूंगा क्या। और उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश या 2024 देखें, तो उत्तर प्रदेश में जैसे योगी बनाम मोदी की चर्चा हम लोग पिछले 3 महीने से जब भी चुनावी चर्चा होती थी, ये बात भी सामने आती थी। राहुल लाल जी, सबसे पहले आपके पास, और अब क्या आने वाले समय में, क्योंकि जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो या सबसे अगर देखें तो लगभग ऑलरेडी 15 दिन बाद अगर योगी आदित्यनाथ, जो कि पिछली दफा 2017 में एक अलग बात थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा आप सामने रख करके भी और 15 दिन बाद अगर उसे ओथ दिलवाते हैं, तो फिर कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी जो है, क्या बीजेपी बनाम बीजेपी, मैं बीजेपी बनाम सपा, बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी बनाम बीजेपी देखने को और भी मिलने वाला है क्या आने वाले समय में 2024 तक? क्या कहेंगे राहुल लाल जी? देखिए, मैं 10 मार्च के दिन एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठा था, मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के
एक बड़े नामी राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए थे और वो सुबह से हल्ला मचा रहे थे कि अगर 210 और मैं रिकॉर्ड में बोल रहे थे कि अगर 210-15 पे योगी जी रुकते हैं तो दिल्ली एक्टिव होगा, और वो अगर वहां से आंकड़े को अगर वो सीधे पार कर जाता है, वो 240-40 के आंकड़े को पार कर जाता है, तो फिर वो बड़ी मुश्किल चीज होगी। तो स्पष्ट है कि बीजेपी के भीतर क्या आवाजें हैं ये, तो बीजेपी के भीतर बीजेपी बनाम बीजेपी है, इसमें कहीं कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। अभी भी देखिए एक तरह से दिल्ली की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है। आप AK शर्मा को देखिए, उनको एक तरह से MLC बनाया गया, प्रधानमंत्री के PMO छोड़ के वो केवल MLC बनने के लिए तो नहीं आए थे, या भारतीय जनता पार्टी के 17वें उपाध्यक्ष बनने के लिए वो नहीं आए थे। उनको लेके है एक तरह से हम लोग काफी उथल पुथल की स्थितियां, आपको जब इतना कंफर्टेबल मेजोरिटी मिला है आपको, तो फिर वैसे स्थिति में सरकार के गठन में इतना विलंब क्यों? आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार का बड़े अच्छे से गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल अलग अलग जो है कि वो निर्णय ले रहा है लगातार, और यहाँ पे अब तक जो है कि वो गठन होने में इतना समय हुआ। देखिए मुख्यमंत्री जी के नाम पे तो कोई असहमति की स्थितियां नहीं रही, लेकिन मंत्रिमंडल के एक एक नाम के ऊपर कितने बार तो योगी जी दिल्ली आ गए, फिर जो है कि वो लखनऊ जाता है, फिर दिल्ली आते हैं। तो एक पता नहीं कौन सा मंत्रिमंडल का निर्माण हो रहा है कि मीटिंगों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो स्पष्ट है कि तनाव की कुछ रेखाएं हैं और वो तनाव के बिंदु भविष्य में बढ़ेंगे ही। क्योंकि देखिए अगर मैं दो घटनाक्रम अगर मैं जोड़ता हूं उसको, 2012 का घटनाक्रम और 2022 का 10 मार्च के रिजल्ट का दिन भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, 2012 में एक तरह से अभी के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है कि शपथ ले रहे थे एक तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। अब योगी जी सोचिए कि 10 मार्च को दूसरी बार ले रहे हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार कोई शपथ लेना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार के रूप में शपथ लेना, तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में योगी जी और उनका खेमा मानता है कि अब वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से है। तो इसलिए ये एक तरह से कहीं कि एक संघर्ष है, ये संघर्ष की स्थितियां जरूर आगे दिखेंगी, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये यथार्थ वास्तविकता की स्थिति है। पिछले बार कोरोना काल के बाद से जो उत्तर प्रदेश बीजेपी और दिल्ली दरबार में किस प्रकार की ठगी थी वो हम तमाम लोगों ने देखा था, वही चीज अभी इस समय मंत्रिमंडल के गठन के समय में भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो यह है बीजेपी बनाम बीजेपी काफी चरम रूप से उत्तर प्रदेश में चल रही है। बीजेपी को एक लड़ाई अपने भीतर से भी उनको लड़नी पड़ रही है। विजय शंकर सिंह जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं और इत्मीनान से, हालांकि हम लोग आपके वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज, बुलंद आवाज हम तक पहुंच रही है। क्या कहेंगे हम आने वाले समय में, क्योंकि 2024 की बात भी हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर बीजेपी के अंदर जो बीजेपी है इसकी बात भी होनी चाहिए। और उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में और चुनाव से पहले, साल भर पहले से AK शर्मा का नाम बार बार सामने आता है। अरविंद शर्मा MLC बन के तो पहुंचे उत्तर प्रदेश, लेकिन उसके बाद से अभी तक AK शर्मा को कोई अच्छी जगह नहीं मिली है और उसको लेकर के चर्चा हमेशा चलती है कि योगी और मोदी के बीच यहीं से खटपट की शुरुआत हुई थी। किस नजर से देखते हैं आप विजय शंकर सिंह जी? जी राजू, सबसे पहले तो मैं JP सिंह जी से पूरी तरह सहमत हूं कि आने वाला जो भी चुनाव होगा वो योगी और मोदी बनाम विपक्ष नहीं होगा, वो सीधे रूप से संघ के होगा। क्योंकि 2025 में संघ 100 साल पूरा कर रहा है और 100 साल जश्न वो बहुत कायदे से मनाना चाहते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जश्न के लिए जरूरी है कि केंद्र में उनकी सत्ता रहे और मजबूती से सत्ता रहे। मजबूती से इसलिए कि अगर वो बिल्कुल कई पार्टियों के साथ बनी रहेगी तब भी संघ की इच्छा पूरी होने में थोड़ी दिक्कत होगी, अन्यथा मजबूती से रहे। अब संघ क्या करता है सोच लिया है, लेकिन संघ के बारे में मेरी ये धारणा है कि संघ बड़ी संकीर्ण रूप से सोचता है और संकीर्ण प्लेग्राउंड पे जाता है। संघ को ये तो सोचता है कि हमें इस रूप में सत्ता लानी है कि एक हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र के जो निवासी होंगे 130 करोड़ हिंदू होंगे, जिसमें हम सब लोग आते हैं, जिसको अगर हिंदू ही मान ले हमको, हम लोग आते हैं, तो हमारे साथ जीवन से जुड़ी हुई चीजों का समाधान उसके पास नहीं है, क्योंकि इस पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। दूसरी चीज जो अभी राहुल जी ने कहा है वो भी बहुत सही बात कही, मैं उनसे भी सहमत हूं। अब रहा सवाल ये कि आखिर इसमें क्या हो सकता है आगे। आगे मुझे यही लगता है कि सारी पार्टियों को आपस में बैठ के एक रणनीति बनानी होगी और तब आगे आना पड़ेगा। दूसरी, जहां तक AK शर्मा साहब की बात है, AK शर्मा साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं
और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो कि नौकरी की शुरुआत से ही मतलब इलाहाबाद से पढ़े, उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो गुजरात चले गए, तो लिहाजा उनको उत्तर प्रदेश में उनके घर परिवार रिश्तेदार जरूर हैं, बनारस में भी हैं, और कुछ थोड़ा बहुत हम भी उनसे परिचित हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी वो पकड़ जनता में नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स की कोई पकड़ नहीं होती है। मैं आपके टीवी शो पर आप बहुत मुझे अवसर देते हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ, फेसबुक पर भी लिखता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं यही बात अपने गांव जाके जनाधार के रूप में कहूं तो शायद कोई मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं गांव में रहा नहीं हूं, बाहर बाहर नौकरी किया हूं, तो वो एक जनाधार नहीं है। तो ए.के. शर्मा के साथ वही है। ए.के. शर्मा साहब को लाने का एक ही पर्पस था, योगी जी पर निगाह रखना। मोदी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये अंदरूनी तौर पर अंदर से और मानसिक रूप से डेमोक्रेटिक सेटअप पे नहीं है, ये जिद्दी टाइप के हैं और ये हर चीज को अपनी मर्जी से हाँकना चाहते हैं। आज बड़े अफसरों से आप बात कर लीजिए, अगर आपके सोर्स हो केंद्रीय सचिवालय में, जेपी सिंह जी को बेहतर तरीके से मालूम होगा, ये बहुत ज्यादा टच में रहते हैं, कि सारा काम पीएमओ करता है। पीएमओ में कौन है? अफसर है। अफसर कौन है? जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं। मंत्री भी नहीं कुछ कर पाते, सारा काम पीएमओ करता है, सारी पॉलिसी वो तय करता है, मेजर ऑर्डर्स वो निकालता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग अपने को किनारे किए हुए हैं। बस ये है कि उनका मंत्री पद बचा हुआ है, वो भाजपा में है और अच्छी जगहों पर है। तो शर्मा जी को लाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि योगी जी का पर कतरना, योगी जी पर नियंत्रण रखना। योगी जी को भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, गोरखपुर रहने की वजह से, कुछ और कारणों से। तो योगी जी को जहां तक मैं उनको समझ रहा हूं, योगी जी भी इतनी जल्दी झांसे में दबाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी ये बात पता है। और योगी जी बेसिकली कभी भी न तो भाजपा के रहे हैं न इसके रहे हैं, सिंबल पे जरूर टिकट चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन जब दिमाग घूमता था तो हिंदुआ वाहिनी लेकर कूद जाते थे, इन सबों को हरा भी देते थे। जिद्दी भी बहुत है, सारी बातें अपनी जगह पे है। तो ये लोग अंदर अंदर सशंकित भी है। और दूसरे, योगी जी बेसिकली एक महंत है, एक महंत का एक सेटअप बन जाता है, धार्मिक का एक सेटअप बन जाता है, धार्मिक गुरु होने का या धर्म प्रमुख होने का। वैसे ही जैसे ब्यूरोक्रेट्स का होता है। मैं कितनी भी आपसे राजनीति की बात करूं, राजनीतिक विचारधारा पर लिख दूं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी तो हम फेल्योर होंगे, मुझे उसका अनुभव नहीं है। मुझे अगर आप इस अखबार का संपादक बना दीजिए तो दूसरे दिन अखबार बैठ जाएगा, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं सबका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। योगी जी बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, वो गोरखपुर मठ से आ रहे हैं, मठ के एक अपना एक वजूद है, पूरे गोरखपुर में वजूद है, और आज से नहीं है, महंत दिग्विजयनाथ जी के समय से है। और वो बहुत कुछ कास्ट लाइन पर भी है वहां पर, सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, पूरे उस मंडल में जानते हैं। योगी जीतते रहे और अजय हैं वहां से, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर योगी को ये सरकार दबाने की कोशिश करेगी, तब मुझे लगता है कि योगी का रिएक्शन भी बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। ये जो अभी मोहन भागवत जी गए थे, उनसे मिलने, उनको बताने गए थे, समझाने गए थे, अब ये तो अंदर की बात है, भी तो हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि मोहन भागवत जी जरूर चाहते होंगे कि योगी, मोदी, शाह को लेकर तमाम जो अखबारों में, सोशल मीडिया पर कभी कभी छपता है, इसको लेकर एक भ्रम का वातावरण न पैदा रखे हो और 24 को चुनाव में सब एक साथ चुनाव लड़े और जीते। मेरा बस ये कहना है विरोधी पार्टियों से कि आप भाजपा की जो परंपरागत थॉट है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है, मंदिर मस्जिद है, इस पर आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस पर आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकेंगे। जिस चीज पर आप जा नहीं सकते उस पर आप क्यों जा रहे हैं? आपने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ाई उनसे सीखा है, वो पढ़ाई पढ़े हैं। आप जो पढ़ाई पढ़े वो आइए, आप आइए विचारधारा पर, आप आइए डॉक्टर लोहिया पर, आप आइए आचार्य नरेंद्र देव पर, आप आइए जनता की समस्याओं पर, आप इनका मैनिफेस्टो निकालिए और कहिए ये वादा था क्यों नहीं पूरा हुआ। जब आप इनके वादा को लेकर बीच में जाएंगे तो हर आदमी जाएंगे। ओपी सिंह ने बहुत सही बात कही कि जब दिया बत्ती ही जलाना है तो वो क्या बुरे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र में हमें सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व तो कुछ नहीं होता, उसी हिंदुत्व का एक पैटर्न है। सीधी सी बात है कि आप गवर्नेंस की बात करिए, दलितों में अगर उत्पीड़न है तो उसकी बात करिए, हर मौके पर बात करिए, ओबीसी बात करिए, पुलिस के अत्याचार आपको दिख रहे हैं तो उसकी बात करिए। और जब आप ये बात करेंगे तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जितनी ही ये बात करेंगे भाजपा उतनी ही ज्यादा असहज होगी, क्योंकि सरकार चलाना कठिन होता है, विपक्ष का काम उतना कठिन नहीं होता है। आपको जो बात उठानी है उनको तो देना है। तो मेरा यही कहना है कि हमें एक ऐसी राजनीति में आना पड़ेगा जिसमें कि जो जनहितकारी हो, जनता के हित के लिए हो, लड़कों के बेरोजगारों की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, ये पूछा जाए कि आपने कहा था इतने रोजगार देने के लिए, क्यों नहीं इनको रोजगार दिया गया, इन पर आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए उनका क्या जवाब आता है।
मैं अभी जब ये कहा गया था कि परशुराम वाली बात, उस पर मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि परशुराम जैसे जो टोटके हैं, इससे किसी भी ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता। परशुराम आज दिख रहे हैं पूरे, अगर हम हिंदू वांग्मय या हिंदू संस्कृति को जितना भी पढ़े हैं, उसमें परशुराम कभी भी ब्राह्मण के चेहरे नहीं गए। ब्राह्मणों के और भी आइकन है, शंकराचार्य, तमाम लोग हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? उनमें बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप ये फरसा दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस भी किसी ने राय दी होगी कि आप फरसा उठा लीजिए, उसको जरूर निकाल देना चाहिए। तो बस यही मेरा कहना है कि राजनीति में सीधी सी बात है कि आप जनता की तरफ कितना जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जन सरोकार की बात कीजिए और आगे बढ़िए, राजनीति कीजिए। आप अगर उस पिच पर खेलने की कोशिश करेंगे जिस हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी खेलती आ रही है और चुनाव दर चुनाव जीतती आ रही है, तो फिर आप कहां तक उससे पार पाएंगे, कहां तक जीत पाएंगे, कहां तक उसे बीजेपी को परास्त कर पाएंगे, ये आपके सामने है। इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व, और जैसा सही कह रहे हैं विजय शंकर जी, सॉफ्ट हिंदुत्व हो या हार्डकोर हिंदुत्व हो, हिंदुत्व हिंदुत्व है। और इस पिच पर जाने की कोशिश आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने आज जो शुरुआत की थी वो गुजरात चुनाव से 2017 में की थी, जहां जनेऊधारी राहुल गांधी बने थे। और उसके बाद इस चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर घूमती हुई नजर आई। इन सब से बाहर निकलिए और जन मुद्दों, जन सरोकारों की बात कीजिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और लगातार लोग कहते भी हैं कि रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात आप क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी है, दलितों के उत्पीड़न की बात है, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात है, महंगाई की बात है। पेट्रोल डीजल की कीमत एक लंबे अंतराल के बाद आज बढ़ गई है, 80 पैसे ही बढ़ी, लेकिन बढ़ी है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? रसोई गैस की कीमत बढ़ गई आज से, इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? यही बीजेपी है जो 5 पैसे कीमत बढ़ने के बाद सिलेंडर लेकर के संसद भवन तक ये लोग पहुंच जाते थे। आप कहां हैं? इसकी चिंता क्यों नहीं है? ये सारी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? जब इन बातों पर और इन मुद्दों पे आप आएंगे, तो एक जन मुद्दों के साथ आप जब आएंगे, तो जनता आपके साथ होगी और आपकी जीत होगी, आपकी पराजय तब नहीं होगी। आप आइए, लड़िए इससे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आने वाले समय में हमारे तमाम विश्लेषक जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके विचार आप सुन रहे थे, और इनके ऐसे ही विचार जो हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन असली मकसद हमारा भी यहाँ किसी की सरकार बनाना, किसी की सरकार गिराना नहीं है। हमारा मेन मकसद एक स्वस्थ वातावरण इस देश में पैदा करना, स्वस्थ लोकतंत्र पैदा करना, और लोकतंत्र के लिए कोई खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करना। अखबारों का, मीडिया का, टेलीविजन चैनल्स का, समाचार का, जो भी कह लें, उसका एक दायित्व है, और उस दायित्व को हम निभाने की यहां कोशिश करते हैं। हमारी किसी से ना दोस्ती है, ना किसी से बैर है, ना दुश्मनी है। तो इसलिए यहां हम आपसे जो चर्चा करते हैं, चर्चा यही करते हैं कि कैसे एक स्वस्थ माहौल निर्मित हो, और खासकर जो जल जंगल जमीन के अलावा रोजी रोटी की बात जो होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, उसको उस पर कैसे ध्यान आकृष्ट कराया जाए। रहनुमाओं का, रहनुमा वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि ये अपने आप को ऐसा ही कहते, घोषित करते हैं, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तमाम बातें होती रहेंगी। आप तमाम साथी, 5 साथी हमारे साथ जुड़े रहे, ओम प्रकाश जी, जेपी सिंह जी, विजय शंकर जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप 5 को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े हमारे साथ, अपनी बातों को आप लोगों ने रखा, बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही तमाम साथी हमारे साथ जो बने रहे, लगातार मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। शैलेंद्र यादव जी, शैलेश यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, कह रहे हैं इन मुद्दों पर वोट कहां मिलता है, वोट तो हिंदू मुस्लिम लुंगी टोपी पर मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वही तो है। इससे इतर आप राजनीति कीजिए। जब अंग्रेजों से गांधी जी लड़ रहे थे, तो गांधी जी ने जो हथियार अपनाया था, उस हथियार से क्या देश आजाद कराया जा सकता था? नहीं करा सकते थे। लेकिन आज उसको अमल करती है पूरी दुनिया।
सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप करके तो देखिए। धीरेन्द्र सिंह साहब थोड़े नाराज, थोड़े परेशान, लेकिन अपनी बातें लगातार रख रहे हैं धीरेन्द्र जी, और आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं धीरेन्द्र सिंह जी कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सीमा परवीन जी भी हमारे साथ में हैं, मोहम्मद शरीफ भी हमारे साथ बने हुए हैं, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रियांशु गौर मौज भी हमारे साथ हैं। जो दिखे बुलडोजर पर समझो, उस पर बैठा बाबा का गुंडा लिख रहे हैं। लाल बहादुर यादव भी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और जावेद इकबाल भाई लिख रहे हैं कि फाइट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ ऑफ कंट्री, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, etc। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं जावेद इकबाल जी कि फाइट इन सब के लिए होनी चाहिए इस देश में, और इसके लिए अगर आप आज नहीं तो कल आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अब कोरोना की चौथी लहर की बात हो रही है। चीन में ये कोरोना की चौथी लहर ऑलरेडी है, और हमारे देश में भी धीरे धीरे उसका खौफ, उसका डर पैदा किया जा रहा है, हो भी रहा है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन, तो चलिए एजुकेशन की बात तो हो ही रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, हेल्थ सेक्टर जो है कितना मजबूत हुआ है पिछले 2 साल में, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जो लोग ऑक्सीजन के लिए भागते रहे, बिलखते रहे, जिन्हें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई इसी कोरोना की दूसरी लहर में, इसी कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल में बेड, अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंसेज, इन सब की सुविधा नहीं थी इसी देश में। 70 साल 75 साल का गुणगान और उसके लिए कि 70 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसकी बातें तो आप कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन पिछले 8 साल में आपने क्या कुछ कर दिया है इस देश को, इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और आज अगर बेरोजगारी चरम पर है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बातें तो होनी चाहिए। इन्फ्लेशन इतना क्यों है, महंगाई क्यों है, इसकी बात तो होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं होंगी तो फिर हमारी चर्चा भी अधूरी रहेगी, और जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं वो भी सही दिशा में राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये मान के चलिए। जो उस गद्दी पर बैठ गया, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है, वो तो एन केन प्रकारन या साम दाम दंड भेद, जिससे भी वो वहां तक तो पहुंच गया है, लेकिन उसकी लगाम कैसे कसी जाए, ये तो विपक्ष का काम है, और विपक्ष के साथ साथ मीडिया का काम भी है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप तो हमेशा सरकार गिराने की बात करते हैं। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। जो सत्ता पर है, काबिज है, उनके खिलाफ उनको आईना दिखाना हमारा काम है, मीडिया का काम है। हम वही रोल प्ले करते हैं, हमको यही पढ़ाया गया है, हम उसी राह पे चलते हैं। हमारे लिए भगवत गीता भी वही है, रामायण भी वही है, कुरान शरीफ भी वही है, हमारे लिए सब कुछ वही है, और हमारे लिए बाइबल भी वही है कि आप उस राह पे चलिए, उस रास्ते को दिखाइए जो रास्ता जो है सच की तरफ जाता है, और यही हम यहां कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग स्वस्थ ढंग से, एक अच्छे ढंग से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मुझे खुशी होती है। अपने विचारों को रखते हैं, थोड़ी बहुत नोक झोंक, खींचतान ये चलती है, ये बातें होती हैं। आप मेरी बातों से हो सकता है पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकता है आधे अधूरे सहमत हो, आप हो सकता है मेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हो, ये सारी चीजें चल सकती हैं। लेकिन आप मेरी बातों को सुनते हैं, आप और आपकी बातों को हम पढ़ करके ही समझ लेते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कम से कम एक मंच पर बैठ करके हम और आप मिल करके अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें रख तो पाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और यही इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज आपसे इजाजत चाहूंगा। कल शाम फिर 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। 6:30 बजे कल शाम आपसे मुलाकात होगी और आपका इंतजार रहेगा। तब तक आप सभी वरिष्ठ जन जो हमारे साथ जुड़े रहे, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहे, जिन्होंने कमेंट लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा, लेकिन हमें इस शो में आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। और अब कल शाम का इंतजार रहेगा, आप सबका इंतजार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।